पूरे देश की अरबों महिलाओं ने यह साबित करने की ठान ली थी कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। इसी मकसद से उन्होंने पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए एक खास रियलिटी शो तैयार किया। इस शो पर बेहिसाब पैसा खर्च किया गया और अलग अलग क्षेत्रों की मशहूर, बेहद आकर्षक और प्रभावशाली महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया। इन महिलाओं का काम था अपनी खूबसूरती और आकर्षण का इस्तेमाल करके पुरुषों को अपने साथ होटल तक ले जाने के लिए उकसाना। लेकिन अगर कोई पुरुष सचमुच उनके साथ चला जाता तो होटल में उसका स्वागत किसी रोमांटिक मुलाकात से नहीं, बल्कि शो की टीम द्वारा पहले से मौजूद ताकतवर लोगों और पूरी दुनिया के सामने होने वाली अपमानजनक लाइव स्ट्रीम से होता। उधर मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं भी इस शो का हिस्सा बन चुका हूँ। दृश्य बदलता है। अचानक मेरे सामने गोरी त्वचा और लंबी टांगों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह दिखाई दी, लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शकों में मानो सनसनी फैल गई। इस बार तो शो वालों ने हद ही कर दी। इतनी प्यारी कॉलेज क्वीन जैसी लड़की के सामने कोई भी लड़का कैसे खुद को रोक पाएगा? अरे बड़े बड़े अमीर और हैंडसम लोग भी शायद इसका आकर्षण नहीं झेल सके। पुरुष दर्शक मेरी हालत पर तरस खा रहे थे, जबकि महिला दर्शक इस नजारे का पूरा मजा ले रही थी। सभी मर्द एक जैसे होते हैं, देख लेना, कोई भी इस परीक्षा में पास नहीं होगा। और उस लड़के को देखो, बिल्कुल हारा हुआ इंसान लगता है। शो तो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन मुझे अभी से लग रहा है कि ये पूरी तरह फेल होने वाला है। लाइव चैट लगातार संदेशों से भरती जा रही थी, लेकिन मुझे इन सब की कोई खबर नहीं थी। मैं अब भी उलझन में उसके चेहरे को देख रहा था। कम कपड़ों में सजी वो लड़की मुस्कुराकर बोली, हाय हैंडसम, मेरा नाम शिया बिंगबिंग है। माफ करना तुम्हें परेशान कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक गेम हार गई। सजा के तौर पर मुझे किसी से एक बोतल शराब पिलवानी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी करूंगी, चाहे जो भी हो। उसकी बात सुनकर मैंने एक बार फिर उसे ध्यान से देखा। मानना पड़ेगा, उसका आकर्षण किसी का भी मन डगमगा सकता था, लेकिन मेरे मन के किसी कोने से आवाज आ रही थी कि यह लड़की बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं है। भला कोई समझदार इंसान किसी अनजान व्यक्ति से यूं शराब पीने के लिए कहेगा और बदले में कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा करेगा? मैं अभी उसे मना करने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, आपने गॉड लेवल चॉइस सिस्टम सक्रिय कर लिया है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कृपया एक विकल्प चुनें। विकल्प 1, उसका प्रस्ताव स्वीकार करें, पुरस्कार, बेशर्म और डरावना आदमी की उपाधि। विकल्प 2, उसका प्रस्ताव ठुकराकर उसे कड़ी फटकार लगाए, पुरस्कार, शुरुआती बोनस के रूप में 10 लाख। यह आवाज सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन दर्शकों को मेरा चेहरा ऐसा लगा मानो कोई साधारण आदमी अचानक किसी अप्सरा को देखकर मोहित हो गया हो। उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह उसके आकर्षण में डूब चुका हूं। हर किसी को यकीन था कि अब मैं उसके जाल में फंस ही जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल मैंने ठंडी निगाहों से शिया बिंगबिंग की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं शराब नहीं पीता, किसी और से कहो। मेरे इस जवाब ने एक झटके में सभी दर्शकों की उम्मीदें तोड़ दी। ये क्या हुआ? इसने सच में उसे मना कर दिया? पहले खुद आईना देख ले, फिर किसी को मना करें। आखिर इसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? कुछ लोगों ने तुरंत दूसरी राय दी, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये सिर्फ नखरे दिखा रहा है, अंदर ही अंदर तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। उधर शिया बिंगबिंग कुछ पल के लिए बिल्कुल अवाक रह गई। बचपन से ही वह अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रही थी। हमेशा लड़कों की भीड़ उसके पीछे घूमती रहती थी, लेकिन आज एक ऐसा लड़का जिसे वह बिल्कुल साधारण समझ रही थी, उसे सरेआम ठुकरा चुका था। अंदर से उसका गुस्सा उबल रहा था, मगर उसने किसी तरह खुद को संभाला। वह थोड़ा और करीब आई, अपने हाव भाव से खुद को और आकर्षक बनाते हुए मासूमियत से बोली, अरे अभी तो तुम्हारे हाथ में शराब थी, क्या तुम जानबूझकर मुझे मना कर रहे हो? इतना कहकर उसने होंठ फुला लिए और ऐसा अभिनय किया मानो उसे बहुत ठेस पहुंची हो। उसकी नजर में दुनिया के सारे पुरुष एक जैसे थे, बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ और वे तुरंत पीछे पीछे चल पड़ेंगे। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी पुरुष उसके इस अभिनय के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन मैंने बिना कुछ कहे अपने हाथ की बियर पास रखे कूड़ेदान में फेंक दी, फिर बिल्कुल सामान्य अंदाज में कंधे उचकाकर उसकी ओर देखा। यह देखकर शिया बिंगबिंग का धैर्य पूरी तरह टूट गया। जिस लड़की की हमेशा पूजा की जाती रही हो, उसके साथ किसी ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। गुस्से से उसकी सांसें तेज चलने लगीं, लेकिन शो की वजह से उसे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। वह दुखी होने का अभिनय करते हुए बोली, क्या तुम सच में मर्द हो? मैं अकेली लड़की हूँ। अगर कोई मुझे जबरदस्ती शराब पिला दे या मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम गेम हार गई, उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं शराब नहीं पीना चाहता, बस इतनी सी बात है। और खुद को बेचारी या कमजोर मत बताओ। मुझे भावनाओं और नैतिकता का सहारा लेकर दोषी महसूस कराने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनते ही शिया बिंगबिंग का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से से बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं पहले से जानती थी कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता। अब तक मैं सिर्फ उसे मना कर रहा था, लेकिन उस
उसके ये शब्द सुनने के बाद मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम ज्यादा से ज्यादा 18-19 साल की होगी, रात के समय बाहर शराब पीने आई हो और इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। मैंने तुम्हें इसलिए मना किया क्योंकि मुझे तुम्हारे माता पिता पर तरस आता है, जिन्होंने इतनी मेहनत से तुम्हें बड़ा किया, और उस स्कूल पर भी अफसोस होता है जिसने तुम्हें अपना छात्र बनाया। मेरी डांट सुनकर शिया बिंगबिंग पूरी तरह सन्न रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा लड़का जिसे वह बिल्कुल मामूली समझती थी, इतने लोगों के सामने उसे इस तरह डांट देगा। अगर यह शो की रिकॉर्डिंग न होती तो शायद वह मेरी तरफ दोबारा देखना भी पसंद न करती। गुस्से में उसने पूछा, मैं एहसान फरामोश कैसे हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है? जरा समझा कर बताओ। मैंने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पालने पोसने में कितनी मेहनत की होगी? उन्होंने इसलिए मेहनत नहीं की कि तुम उनका पैसा उड़ाकर दोस्तों के साथ ऐसी जगह शराब पीने आओ। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए तो फिर तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तुम्हारे माता पिता किस हाल में पहुंच जाएंगे? अगर वे तुम्हें अभी इस हालत में देख लें तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? और फिर भी तुम पूछ रही हो कि मैंने तुम्हें एहसान फरामोश क्यों कहा। मेरी हर बात के साथ शिया बिंगबिंग का चेहरा कभी लाल पड़ रहा था तो कभी बिल्कुल सफेद। इतने में आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग तो मेरी बातों पर ताली भी बजाने लगे। यह सब देखकर शिया बिंगबिंग को गहरा अपमान महसूस हुआ। अंदर ही अंदर वह मुझे और मेरे पूरे खानदान को कोस रही थी, लेकिन मैं अभी भी नहीं रुका। मैंने आगे कहा, तुम्हारे स्कूल की इच्छा होगी कि उसके छात्र पढ़ लिख कर समाज और देश के काम आए, लेकिन तुम पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय यहाँ शराब और मौज मस्ती में समय बिता रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा स्कूल इस बात पर गर्व करेगा और इन सब बातों को छोड़ भी दे? तो क्या तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हारी अपनी गरिमा के खिलाफ है? क्या तुम्हें सच में एहसास है कि तुम क्या कर रही हो? इतना सुनते ही लाइव स्ट्रीम की चैट फिर से संदेशों से भर गई। खासकर महिला दर्शकों ने तीखी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। वह तो सिर्फ दोस्तों के साथ बाहर शराब पीने आई थी। क्या सचमुच इतनी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है? ये आखिर कौन सा जमाना चल रहा है? आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं? क्या आज भी लोग किसी के पहनावे को लेकर उसे जज करेंगे? चारों तरफ लोगों की निगाहें अपने ऊपर टिकती देखकर और मेरी तीखी बातें सुनकर शिया बिंगबिंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अब मासूम बनने का नाटक छोड़ दिया। दोनों हाथ कमर पर रखकर वह ऊंची आवाज में बोली, जरा होश में आओ। किंग राजवंश को खत्म हुए सदियां बीत चुकी हैं। मैं मेहनत से पढ़ाई करती हूँ। अगर कभी थोड़ा आराम कर लिया या दोस्तों के साथ बाहर आ गई तो इसमें क्या गलत है? तुम्हारी बात माने तो दुनिया में जो भी शराब पीता है वह बुरा इंसान हुआ। मैं हल्का सा मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बार में शराब पीने वाला हर इंसान खराब होता है, लेकिन तुम एक कॉलेज की छात्रा हो। इस तरह भड़काऊ कपड़े पहनकर बाहर आना, फिर बोतल वाले ड्रिंकिंग गेम खेलना, ये किसी समझदार और सभ्य इंसान का व्यवहार नहीं है। मैंने उसकी ओर देखते हुए आगे कहा, सच बताऊं, जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी तो मुझे लगा था कि तुम किसी ऐसी लड़की हो जो पैसों के बदले लोगों का साथ देती है। मेरी बात सुनते ही शिया बिंगबिंग गुस्से से कांप उठी। वह झल्लाकर बोली, हर बात में मेरे माता पिता को मत घसीटो। ये कौन सा जमाना है? तुम्हारी सोच अभी भी पुराने जमाने में अटकी हुई है। तुम्हें विदेशों की सोच से कुछ सीखना चाहिए। वहाँ लोग कहीं ज्यादा खुले विचारों वाले हैं। लोग अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं। इस देश की तरक्की तुम जैसे लोगों की वजह से रुकती है। समाज को पीछे खींचने वाले लोग तुम जैसे ही होते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने भौं उठाई और शांत स्वर में कहा, ठीक है, ज्यादा बहस नहीं करता। अभी कुछ देर पहले जिस तरह तुमने मेरे सामने जानबूझकर अपने हाव भाव दिखाए और जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, अगर यही सब तुम अपने पिता के सामने उसी आत्मविश्वास से कर सकती हो तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मेरी बात सीधा उसके दिल पर लगी। शिया बिंगबिंग पूरी तरह चुप हो गई। जो कुछ वह कहना चाहती थी सब उसके गले में ही अटक गया। उसके होंठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। शर्म और गुस्से से उसका चेहरा कभी लाल पड़ रहा था तो कभी सफेद। उसी समय मेरी नजर पास खड़े कुछ स्कूल पेट्रोल अधिकारियों और सुरक्षा कर्मचारियों पर पड़ी। मैं तुरंत उठकर उनकी ओर चला गया। नमस्ते, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। उनमें से एक अधिकारी गंभीर होकर बोला, कृपया पूरी बात विस्तार से बताइए। अगर आपकी शिकायत सही निकली तो हम नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेंगे। मैंने दूर खड़ी शिया बिंगबिंग की ओर इशारा किया। वह लड़की, उसने खुद को कॉलेज की छात्रा बताया है, बेहद अनुचित कपड़े पहनकर यहाँ आई है और बोतल वाला ड्रिंकिंग गेम खेल रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके लिए एक बोतल शराब पी लूं तो वह मेरी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। ऐसे छात्र आपके संस्थान की प्रतिष्ठा खराब करते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप उसे वापस ले जाकर उचित कार्रवाई करेंगे और समझाएंगे। यह सुनते ही शिया बिंगबिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतना सख्त कदम उठा दूंगा। उधर लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शक भी पूरी तरह हैरान रह गए। पुरुष दर्शकों की चैट उत्साह से भर गई। सब लिख रहे थे, वाह, आज तो पूरा खेल ही पलट गया। कुछ ही देर बाद पेट्रोल टीम शिया बिंगबिंग को अपने साथ जांच के लिए ले गई। उसी समय मेरे दिमाग में फिर वही यांत्रिक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने निर्धारित कार्य अपेक्षा से बेहतर तरीके से पूरा किया है। इनाम स्वरूप आपको 30 लाख युआन और एक पोर्शे
718 प्रदान की जाती है। नकद राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है। गाड़ी आज रात 12 बजे तक आपकी वर्तमान लोकेशन के सबसे नजदीकी पार्किंग क्षेत्र में पहुंचा दी जाएगी। सिस्टम की आवाज सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और बैंक बैलेंस चेक किया। खाते में जमा रकम देखकर मेरे मुंह से अनायास निकला, सिर्फ किसी को समझाने भर से इतना बड़ा इनाम। पैसा कमाना तो सच में बहुत आसान हो गया। मुझे याद आया कि पास में ही एक पार्किंग थी। मैं तुरंत उसी दिशा में चल पड़ा। जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंचा, एक परिचित पतली सी आकृति अचानक मेरी ओर दौड़ी। मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गया। वह शिया बिंगबिंग थी। वह गुस्से से मुझे घूरते हुए बोली, मैं तो पहले सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, क्या सच में तुम्हें मेरी शिकायत करनी जरूरी थी? फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से बोली, तुम्हारी उम्र लगभग 25-26 साल लगती है, लेकिन तुम्हारा पहनावा देखो, बिल्कुल बेतरतीब और अस्त व्यस्त। अपनी जिंदगी खुद संभल नहीं रही और फिर भी शराब पीने चले आते हो। उसके बाद सबके सामने मुझे भाषण देने लगे। इसे ही तो दोहरा मापदंड कहते हैं। उसकी बात खत्म होते ही लाइव चैट फिर सक्रिय हो गई। सच कह रही है, इसका हाल खुद देखो और दूसरों को सीख दे रहा है। ऐसे कपड़े पहनकर अंडरग्राउंड पार्किंग में घूम रहा है। लगता है शुरू से ही जानबूझकर अकड़ दिखा रहा था। लेकिन मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं बिना कुछ बोले मुड़ा और अपनी पोर्शे की ओर बढ़ गया। मुझे नजरअंदाज करते देख शिया बिंगबिंग थोड़ी घबरा गई। वह तुरंत मेरे पीछे भागी। जानबूझकर ऐसे अभिनय किया मानो उसका पैर फिसल गया हो और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी लंबी टांगें ठीक मेरे सामने फैल गईं। उसी समय पास में छिपा कैमरा तुरंत मेरी तरफ झूम कर गया। कैमरे का मकसद मेरे चेहरे पर किसी भी गलत या लालची भाव को कैद करना था, लेकिन मैंने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। मैं बिना रुके सीधे आगे बढ़ता रहा। मेरे इस व्यवहार से शो की पूरी टीम भी हैरान रह गई। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो शायद इस दृश्य को देखकर खुद पर काबू न रख पाता। तभी एक यूनिफॉर्म पहने युवक दौड़ता हुआ आया। सर, आपकी पोर्शे 718 पहुंच चुकी है, कृपया गाड़ी रिसीव करने की पुष्टि कर दीजिए। ये सुनते ही शिया बिंगबिंग की आंखें फटी रह गईं। उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। लाइव स्ट्रीम की चैट में सिर्फ विस्मयादिबोधक चिन्ह ही दिखाई देने लगे। ये क्या हो गया? ये आदमी तो सच में किसी अमीर परिवार का बेटा निकला। मानना पड़ेगा, इसकी सादगी भरी ड्रेस देखकर कोई भी धोखा खा जाए। मैंने तो इसे पूरी तरह गलत समझ लिया था। अब सोचता हूँ, इसने पहले जो कुछ कहा था उसमें काफी बात सही भी थी। उधर शो की टीम को भी एहसास हो गया कि मामला उनकी सोच से अलग है। उन्होंने तुरंत शिया बिंगबिंग को इशारा किया कि वह अपना रवैया नरम रखे, कहीं वह किसी प्रभावशाली अमीर व्यक्ति को नाराज न कर बैठे। शिया बिंगबिंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह तुरंत उठी और चेहरे पर बेबस सी मुस्कान लाकर बोली, मैंने अभी आपकी सारी बातें ध्यान से सोची हैं। अब मुझे सच में महसूस हुआ कि आपने जो कहा था वह गलत नहीं था। आपकी हर बात में अच्छी सीख थी। बिंगबिंग को अपनी गलती समझ आ गई है, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक आई हूँ, आपसे माफी मांगने। मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैंने फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तब शिया बिंगबिंग जल्दी से आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। वह बेहद मासूम आवाज में बोली, भैया, अब तक कॉलेज का गेट बंद हो चुका होगा, मैं वापस नहीं जा सकती और मेरे पास होटल में रुकने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या आप आज रात मेरे रहने का कोई इंतजाम कर सकते हैं? आप इतने अच्छे इंसान हैं, मुझे यकीन है कि आप मेरे जैसी अकेली लड़की को रात में बाहर नहीं छोड़ेंगे। अगर रास्ते में मुझे कोई गलत इंसान मिल गया तो प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। इतना कहते हुए शिया बिंगबिंग धीरे धीरे मेरा हाथ हिलाने लगी। ये दृश्य देखकर लाइव स्ट्रीम के पुरुष दर्शक पूरी तरह स्तब्ध रह गए। इतने आकर्षक कपड़े पहनकर और इतनी लुभाने वाली बातें कहकर भी आखिर ऐसा कौन सा आदमी होगा जो इतनी बड़ी परीक्षा में खुद को संभाल सके? क्या ये सीधे सीधे धोखा नहीं है? लेकिन अगर वह सचमुच अच्छा इंसान है तो वह कोई गलत हरकत नहीं करेगा। लाइव स्ट्रीम की चैट में हर किसी की अपनी अपनी राय थी, कोई एक मत नहीं बन पा रहा था। लेकिन शिया बिंगबिंग की बातें सुनकर मेरी नजर अनायास ही उसकी आकर्षक काया पर चली गई। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैं शांत स्वर में बोला, ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मेरे चेहरे का भाव देखकर शिया बिंगबिंग मन ही मन मुस्कुराने लगी। आखिरकार यह भी मेरे जाल में फंस ही गया। बस जरा रुक, अभी मैं इसका असली हाल करूंगी। जो महिला दर्शक अब तक चुप थीं, वे भी बोलने लगीं। मैं तो समझ रही थी कि ये कोई बहुत शरीफ इंसान है। जरा इसका चेहरा देखो, साफ पता चल रहा है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिर आदमी अपनी असल फितरत कब तक छिपाएगा? सबको पूरा यकीन हो गया कि अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। यहाँ तक कि शो की टीम ने भी खुशी से अंगूठा दिखाया। उन्होंने धीरे से अपने वायरलेस सेट में कहा, बहुत बढ़िया, यही मौका है, इसकी असली सोच सबके सामने उजागर कर दो। जरूरत पड़े तो थोड़ा जोखिम भी उठाना। टीम की तारीफ सुनकर शिया बिंगबिंग और भी आत्मविश्वास से भर गई। उसकी नजर में चाहे मैं कितना भी अलग क्यों न दिखूं, आखिर मैं भी एक पुरुष ही था। उसे पूरा भरोसा था कि पहले मैं सिर्फ शरीफ बनने का दिखावा कर रहा था। अमीर है तो क्या हुआ, बस एक बार वापस आ जाए, मैं इसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। हालांकि उसके मन में यही चल रहा था,
लेकिन चेहरे पर उसने जरा भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने सिर झुकाकर अपने छिपे हुए माइक्रोफोन में धीरे से कहा, प्यारे दर्शकों, अब तक आप सब इस आदमी के बारे में एक सामान्य राय बना चुके होंगे। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसके दिल का सबसे अंधेरा और असली चेहरा आप सबके सामने ला सकूं। इतना कहकर उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेर दी। लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शकों की धड़कनें तेज हो गईं। एक पुरुष दर्शक ने लिखा, मैं खुद लड़का हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि आगे क्या होने वाला है। दूसरे ने मजाक में कहा, कोई इसे एक सिगरेट पकड़ा दो। एक महिला दर्शक ने तुरंत जवाब दिया, इसका क्या मतलब है? यहाँ तो बिंग बिंग ही खतरे में है, टीम को उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी और ने लिखा, अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, शायद यहीं शो रोक देना चाहिए। अगर सचमुच कुछ गलत हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी बीच अंडरग्राउंड पार्किंग के दूर वाले हिस्से से कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आने वाला कोई आम इंसान नहीं था। वही सुरक्षा गश्ती दल मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। मुझे उनके साथ वापस आते देखकर शिया बिंग बिंग वहीं की वहीं जड़ हो गई। उसके दिल में अचानक घबराहट की एक तेज लहर दौड़ गई। कैमरा टीम भी पूरी तरह उलझन में पड़ गई। फिर भी उन्होंने तुरंत कैमरा मेरी ओर घुमा दिया, लेकिन कैमरे में सिर्फ मेरा गंभीर और शांत चेहरा ही कैद हुआ। उधर लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शक भी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मैं सीधे गश्ती दल को लेकर शिया बिंग बिंग के सामने पहुंचा। मैंने हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा किया और कहा, यही वह छात्रा है, बाहर से ही लगातार मेरा पीछा कर रही है, अब तो पार्किंग तक भी मेरे पीछे चली आई। इसने मुझसे यहाँ तक कहा कि मैं इसे अपने घर ले जाकर रात रुकने दूं। ये व्यवहार बेहद शर्मनाक है। इस बार इसकी ठीक से जांच कीजिए। इसे अच्छी तरह अनुशासन सिखाने की जरूरत है। इसका व्यवहार किसी छात्र जैसा बिल्कुल नहीं है। यह सुनते ही शिया बिंग बिंग ऐसा महसूस करने लगी मानो उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने यह सब सचमुच हो रहा है। क्या इस बेवकूफ ने फिर मेरी शिकायत कर दी? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उधर लाइव चैट फिर तेजी से भरने लगी। वाह भाई, इस आदमी ने फिर निराश नहीं किया। अब तो मैं पूरी तरह मान गया, ये इंसान सच में अलग ही निकला। जरा शिया बिंग बिंग का चेहरा देखो, रंग कैसे उड़ गया है। शायद ये पहले ही सोच चुकी थी कि इसे आसानी से फंसा लेगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है। अगर मेरी जगह होता तो शर्म के मारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। उधर शिया बिंग बिंग को भी अब स्थिति की गंभीरता समझ आने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। मैंने फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम एक विश्वविद्यालय की छात्रा होकर रात में ऐसे कपड़े पहनकर बाहर घूमती हो, शराब पीती हो, बोतल वाले गेम खेलती हो और फिर किसी अजनबी आदमी से कहती हो कि तुम्हारे पास रात बिताने की जगह नहीं है। यह बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तुम जैसे लोगों की वजह से मासूम लड़कियों की छवि भी खराब होती है। क्या तुम्हें आत्मसम्मान का जरा भी एहसास नहीं? इतने सालों की पढ़ाई का आखिर फायदा क्या हुआ? मेरी बातें सुनकर गश्ती दल के अधिकारी भी गहरी सांस भरने लगे। वे पहले ही शिया बिंग बिंग की हरकतों से असहज थे। उनके लिए यह पूरे संस्थान की बदनामी जैसी बात थी। अगर ऊपर से अचानक फोन न आया होता तो वे शायद पहले ही उसे अपने साथ ले गए होते। दल के प्रमुख ने सख्त स्वर में कहा, छात्रों को छात्र जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारे माता पिता इतनी मेहनत इसलिए नहीं करते कि तुम पढ़ाई छोड़कर इस तरह की हरकतें करो। जल्दी से इस सज्जन का धन्यवाद करो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें ऐसे इंसान मिले। अगर कोई गलत आदमी मिल जाता तो न जाने क्या हो जाता। तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती थी। इतनी डांट खाने के बाद शिया बिंग बिंग सिर तक नहीं उठा पा रही थी। एक हाथ से उसने अपने कपड़ों को संभाला और दूसरे हाथ से अपनी स्कर्ट ठीक करते हुए झुककर मुझे धन्यवाद कहा, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या मैं सच में तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ? अगर यह शो न होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं। तुम इसके बिल्कुल लायक नहीं हो। मैं गुस्से से जल रही हूँ। उसके चेहरे को देखकर ही मुझे समझ आ गया कि वह अंदर से बिल्कुल नहीं बदली थी। उसका बर्ताव बता रहा था कि वह पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुकी थी, यानी उसके इरादे शुरू से ही ठीक नहीं थे। मैंने गहरी सांस ली, भौहें सिकोड़कर गश्ती दल की ओर देखा और कहा, आप लोग आखिर किस तरह के छात्रों को प्रवेश देते हैं? क्या आपके संस्थान में कोई मानक नहीं है? क्या कोई भी आकर दाखिला ले सकता है? अगर आज सचमुच कोई बड़ी घटना हो जाती तो आप उसके माता पिता को क्या जवाब देते? मेरी बात सुनकर सभी अधिकारी बार बार सिर हिलाने लगे। उनके चेहरे भी गंभीर हो गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इस छात्रा के बारे में संबंधित संस्थान को जानकारी देंगे और उचित कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। स्कूल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर शिया बिंग बिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने कपड़ों के अंदर से अपना पहचान पत्र और छात्र पहचान पत्र निकाला। फिर बोली, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं। आप लोग मेरे कॉलेज से नहीं हैं। आपको मुझ पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। गश्ती अधिकारी ने उसका पहचान पत्र देखा और कहा, अच्छा, बात तो सही है। फिर उसने मेरी तरफ मुस्कुराकर कहा, भाई, आज आपने सच में कमाल कर दिया। आप जैसे जिम्मेदार नागरिक बहुत कम मिलते हैं। हमें अब दूसरे काम भी देखने हैं। हम चलते हैं। इतना कहकर वे सभी अंडरग्राउंड पार्किंग से चले गए। अब वहां सिर्फ मैं और शिया बिंग बिंग रह गए थे।
थे। शिया बिंगबिंग ने चोरी छिपे मेरी पोर्शे की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, यह चाहे जैसा भी हो लेकिन पैसे वाला तो है। शो की टीम ने अभी तक मुझे वापस भी नहीं बुलाया। अगर शो से कुछ नहीं मिला तो कम से कम इस बेवकूफ को अपने जाल में फंसाकर खर्चे की चिंता तो खत्म हो जाएगी। ये सोचते हुए उसने फिर मासूम और नम आंखों से मेरी ओर देखा। धीरे से बोली, बड़े भैया, मुझे सच में माफ कर दीजिए। शायद मैंने पहले आपको गलत समझ लिया था। आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। सच कहूं, अब मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। इतना कहकर उसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। पिछले सभी परीक्षणों में लगभग कोई भी पुरुष इस तरह के व्यवहार का सामना करके खुद को संभाल नहीं पाया था, लेकिन मैं अब भी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मुझे बिना प्रभावित हुए देखकर शिया बिंगबिंग ने अपना अभिनय और बढ़ा दिया। वह धीमी आवाज में बोली, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। मैं आपसे कुछ हासिल करना भी नहीं चाहती। बस आज आपके साथ रहकर मुझे यकीन हो गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे। कृपया क्या मैं आज की रात आपके साथ रह सकती हूँ? ये कहते समय उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसका चेहरा इतना बेबस और मासूम लग रहा था कि कोई भी उस पर तरस खा जाए। उसी क्षण मेरे दिमाग में सिस्टम की यांत्रिक आवाज फिर गूंज उठी। नया विकल्प उपलब्ध हुआ है। विकल्प 1, उसे अपने साथ ले जाइए। पुरस्कार, गॉड लेवल्स कम बैक की उपाधि, साथ में दुर्भाग्य का प्रभाव। विकल्प 2, उसका प्रस्ताव ठुकराकर उसे सही रास्ता दिखाइए। पुरस्कार, एक आलीशान विला और एक मोटरसाइकिल। इस बार सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने शांत स्वर में कहा, रहने की जगह नहीं है ना? ठीक है, जरा यहीं रुको। इतना कहकर मैं मुड़ा और उसी दिशा में चल पड़ा जिधर कुछ देर पहले गश्ती दल गया था। ये देखकर शिया बिंगबिंग का गुस्सा अचानक फट पड़ा, मानो उसके सिर में आग लग गई हो। उधर लाइव स्ट्रीम की चैट में लगातार 666 की बाढ़ आ गई। मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। आज तो शिया बिंगबिंग की पूरी हालत खराब हो गई। लेकिन ये आदमी कुछ ज्यादा ही पत्थर दिल नहीं है। इसके अंदर जरा भी हमदर्दी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता ये भी कोई अच्छा इंसान है। हिम्मत मत हारना बिंगबिंग, इसकी असली सच्चाई दुनिया के सामने लाओ। अब शिया बिंगबिंग से बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। वह झटके से उठी और तेज कदमों से मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वह गुस्से में बोली, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एक बेबस लड़की तुम्हारे सामने मदद मांग रही है और तुम उसकी थोड़ी सी भी मदद नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। तुम कॉलेज में पढ़ती हो, फिर हर समय दूसरों के सहारे की उम्मीद क्यों करती रहती हो? बताओ, तुम्हारे और किसी भिखारी में आखिर फर्क क्या है? फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, एक फर्क तो है। भिखारी भी भीख मांगते समय कम से कम झुकते तो हैं, लेकिन तुम तो बिना किसी शर्म के सीधे खड़े होकर सब कुछ मांग रही हो। कभी खुद से भी पूछो कि क्या तुम सच में इसकी हकदार हो? इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, बधाई हो, 500 वर्ग मीटर का आपका विला सफलतापूर्वक आपके नाम दर्ज कर दिया गया है। कृपया खाते की जानकारी देख लें। आपकी मोटरसाइकिल गैरेज में पहुंचा दी गई है। आप कभी भी उसे ले सकते हैं। उधर शिया बिंगबिंग गुस्से से कांप रही थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस तरह अपमानित किया था। वह ताने मारते हुए बोली, बहुत बातें मत बनाओ। अगर जेब में पैसे नहीं है तो साफ साफ कह दो। अपनी हालत देखी है। अभी जो कार चला रहे थे वह भी जरूर किराए की होगी। गरीब, कंजूस और ऊपर से पत्थर दिल। तुम जैसे आदमी से घटिया कोई नहीं हो सकता। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सिस्टम के बताए रास्ते पर चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद मैं एक निजी लिफ्ट के सामने जाकर रुक गया। शिया बिंगबिंग इस जगह को अच्छी तरह पहचानती थी। यह शियांग यून रेजिडेंस की निजी लिफ्ट थी। मुझे उसकी ओर जाते देखकर वह फिर व्यंग्य से हंस पड़ी। वाह, गरीब होकर भी बड़े ठाठ दिखा रहे हो। जरा आंखें खोलकर देखो, पता भी है ये जगह कौन सी है? यह शियांग यून रेजिडेंस की एक्सक्लूसिव लिफ्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहोगे यहाँ तुम्हारा भी घर है? उधर अंधेरे में छिपी कैमरा टीम भी धीरे धीरे हंसने लगी। इस लिफ्ट में बिना चेहरे और फिंगरप्रिंट की पहचान के कोई अंदर नहीं जा सकता। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड भी खड़े हैं। आज तो ये पक्का बेइज्जत होने वाला है। आखिरकार इसे भी मूर्ख बनते देखने का मौका मिलेगा। बाद में इस सीन को एडिट में बार बार रिप्ले करेंगे। इसके बाद तो शायद ये घर से निकलने लायक भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। मैं सामान्य तरीके से आगे बढ़ा। जैसे ही मैं लिफ्ट के सामने पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों सुरक्षा गार्ड तुरंत सम्मान से झुक गए। स्वागत है सर। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और अंदर चला गया। दरवाजा बंद होते ही वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिया बिंगबिंग तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके मुंह से अनायास निकला, ये कैसे हो सकता है? क्या वह सचमुच यहीं रहता है? क्या मैंने उसे पूरी तरह गलत समझ लिया? क्या वह सच में कोई छिपा हुआ अरबपति है? ये देखकर पूरी प्रोडक्शन टीम भी अवाक रह गई। सबने सिर पकड़ लिया। कुछ पल तक किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। लाइव स्ट्रीम में भी लोगों की तेज सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। कमाल है, असल मस्खरा तो हम निकले। आज का एपिसोड इतिहास बन जाएगा।
सड़क से उठाकर जिस आदमी को चुना वह तो बहुत बड़ा अमीर निकला, लेकिन कुछ लोग अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ अगर उसके पास पैसा है, उसके अंदर इंसानियत तो नहीं है? पैसा होने से कोई महान नहीं बन जाता। यह सब देखकर शिया बिंगबिंग घबरा गई। उसने तुरंत अपना माइक्रोफोन बंद किया और निर्देशक से संपर्क किया। मेरी तो पूरी इज्जत चली गई, अब क्या करेंगे? आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। निर्देशक भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर पाए थे। उन्होंने जल्दी से कहा, घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत। हमारे शो की व्यूअरशिप 10 मिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। बस शो की सबसे अहम बात याद रखो। यह सुनकर शिया बिंगबिंग धीरे धीरे शांत हुई, क्योंकि इस शो का मूल सिद्धांत ही था, इस दुनिया में कोई भी पुरुष अच्छा नहीं होता, हर आदमी स्वार्थी और गिरा हुआ होता है। अगर सच में ऐसा न भी हो तो भी शो की टीम किसी न किसी तरह वैसा साबित कर ही देती थी। मुझे याद करके उसने दांत भींच लिए। इसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है, अब मैं इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। मुझसे टकराने की कीमत इसे जरूर चुकानी पड़ेगी। कुछ ही देर बाद वह फिर कैमरे के सामने लौटी। उसने दोबारा अपने चेहरे पर वही प्यारी और मासूम मुस्कान ला ली। हाथ जोड़कर उत्साह से बोली, हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। वह अब भी अपनी बात शुरू ही कर रही थी कि निर्देशक उत्साह में एक टैबलेट उसके हाथ में थमा दिया। उसने जानबूझकर हैरान होने का अभिनय किया, आंखें बड़ी कर लीं और हाथ से अपना मुंह ढक लिया। ओह, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। असल में इस सज्जन की पहचान तो वह जानबूझकर बीच में रुक गई ताकि दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ जाए। फिर उसने मुस्कुराते हुए टैबलेट कैमरे की ओर घुमा दिया। उसमें मेरी निजी जानकारी दिखाई दे रही थी। जानकारी बहुत साधारण थी। माता पिता गांव के रहने वाले, एक साधारण स्तर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, इस समय एक छोटी सी कंपनी में मामूली नौकरी, महीने की तनख्वाह बेहद कम और कई महीनों से वेतन भी नहीं मिला। उन्हें यह नहीं पता था कि सिस्टम अगले दिन मेरी सारी संपत्ति का रिकॉर्ड अपडेट करने वाला था। मेरी जानकारी देखते ही लाइव चैट फिर से फट पड़ी। अरे, हम फिर से धोखा खा गए। यह आदमी कितना चालाक निकला, गरीब होकर अमीर बनने का नाटक करता है। इससे ज्यादा घटिया इंसान नहीं हो सकता। जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रहा था। कितना घिनौना है। उधर मैं घर पहुंच चुका था। मानना पड़ेगा, आलीशान घर सचमुच अलग ही अनुभव देते हैं। भले ही यह अलग खड़ा विला नहीं था, लेकिन इसमें खूबसूरत बगीचा, स्विमिंग पूल, आधुनिक स्मार्ट उपकरण, चारों ओर दिखाई देने वाला विशाल कांच का स्काईलाइट और हर तरह की शानदार सुविधा मौजूद थी। करीब 1 घंटे तक मैं पूरे घर का आनंद लेता रहा। तभी अचानक मुझे याद आया, सिस्टम ने मुझे एक मोटरसाइकिल भी दी थी। अगर आज उसे देखे बिना सो गया तो शायद पूरी रात नींद नहीं आएगी। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद मैं फिर कैमरे की स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। पूरी शूटिंग टीम उत्साहित हो उठी। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें मेरी कोई कमजोरी मिल गई है। किसी ने कहा, अब बाकी काम इंटरनेट वाले कर देंगे। इसके कपड़े इसके अमीर होने की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाते। अगर इतना ही सादा रहना था तो कम से कम घर से निकलते समय कपड़े तो बदलता। मैंने पहले ही कहा था, ये सब दिखावा है। दूसरे ने कहा, घर आए ठीक 1 घंटा हो गया, लगता है कहीं पार्ट टाइम काम करने वाला आदमी है। तीसरा हंसते हुए बोला, क्या पता किसी पुल के नीचे से निकल कर आया हो। इन सब बातों से अनजान मैं धीरे धीरे अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच गया। उसी समय एक बेहद स्टाइलिश युवक, जिसने सिर से पैर तक महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे, मेरे आगे से गुजरा। उसे देखते ही लाइव स्ट्रीम की चैट फिर से जोश में आ गई। अब इसे कहते हैं असली अमीर घर का लड़का। इसके सामने वह दूसरा आदमी तो बिल्कुल साधारण लगता है। कैमरा उस अमीर युवक का पीछा करता हुआ एक शानदार मोटरसाइकिल के सामने जा पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर उस बाइक पर पड़ी, वह हैरानी से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। वह कई सेकंड तक बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, मानो उसे छूना चाहता हो, लेकिन डर रहा हो कि कहीं गलती से उसे नुकसान न पहुंचा दे। उसके हाथ हवा में ही ठहरे हुए थे। वह मोटरसाइकिल को बेहद ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था, लेकिन साथ ही वह इतनी सावधानी बरत रहा था मानो किसी अनमोल खजाने के सामने खड़ा हो। उधर लाइव स्ट्रीम में एक ऐसा दर्शक, जिसे लग्जरी बाइक्स की अच्छी जानकारी थी, तुरंत समझ गया कि वह युवक इतना हैरान क्यों है। हे भगवान, यह तो एमवी अगस्ता है, मोटरसाइकिलों की दुनिया की असली दिग्गज मशीन। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 5 यूनिट हैं और इसकी कीमत 2 करोड़ युआन से भी ज्यादा है। फेरारी और लैम्बोर्गिनी भी इसके सामने कुछ नहीं है। दूसरे दर्शक ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इस बाइक की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जा सकती। अगर इसकी कोई कीमत लगानी ही हो तो वह कम से कम 20 करोड़ युआन से शुरू होगी। उस समय वह अमीर युवक पूरी तरह उस मोटरसाइकिल के आकर्षण में खो चुका था। वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अपना मोबाइल निकालकर लगातार उसकी तस्वीरें लेने लगा। तभी उसने मुझे अपनी ओर आते देखा। उसने मेरी तरफ एक तिरस्कार भरी नजर डाली। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वह मुझे बिल्कुल मामूली इंसान समझ रहा है। उसने रूखे लहजे में कहा, अरे
इधर आओ, मेरी एक फोटो खींच दो। मैंने बिना कुछ कहे विनम्रता से उसका मोबाइल ले लिया। मैंने उसकी एक तस्वीर खींची। फिर वह अधीर होकर बोला, एक नहीं कुछ और फोटो लो। गांव का आदमी आखिर गांव का ही रहता है। इतनी महंगी बाइक सामने खड़ी है और इसे पहचान तक नहीं पाया। बेचारा कितना भोला है। इससे ज्यादा बात करना भी समय बर्बाद करना है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसकी कुछ और तस्वीरें खींच दी। फिर मोबाइल वापस करते हुए बोला, माफ कीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं लौट आऊंगा, तब आप आराम से और तस्वीरें ले लीजिएगा। इतना कहकर मैंने जेब से अपनी बाइक की चाबी निकाली। यह देखते ही उस अमीर युवक की आंखें फैल गईं। उसकी पुतलियां कांप उठी। वह अनायास 2-3 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हटी। उधर लाइव चैट फिर से तेजी से भरने लगी। हाँ, दिखावा करना है तो अपनी औकात भी देखनी चाहिए। क्या इसे पता भी है कि यह कैसी बाइक है? सब लोग जल्दी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लो। मुझे लग रहा है अब कुछ बड़ा होने वाला है। असली अमीर लड़के के सामने रौब झाड़ने चला है। इसे देखकर तो मुझे ही शर्म आ रही है। उसी समय मैंने बाइक को धीरे से बाहर निकाला, चाबी लगाकर इंजन स्टार्ट किया। अगले ही पल हेडलाइटें जगमगा उठी। इंजन की गूंज किसी क्रोधित जंगली जानवर की दहाड़ जैसी पूरे पार्किंग में फैल गई। अभी तक मुझे तुच्छ समझने वाला अमीर युवक अचानक बदल गया। उसकी आंखों में तिरस्कार की जगह सम्मान आ चुका था। वह अनजाने में हल्का सा झुक भी गया। अंधेरे में छिपी पूरी कैमरा टीम भी स्तब्ध रह गई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय लाइव स्ट्रीम की दर्शक संख्या तेजी से बढ़ने लगी। पूरी स्क्रीन सिर्फ विस्मयादिबोधक चिन्हों से भर गई। भाई, अब तो मैं पूरी तरह मान गया। अगर ये मुझे नौकर रख ले तो मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। ध्यान से देखो तो ये आदमी काफी हैंडसम भी है और इसने पहले जो कुछ कहा था अब सब सही लग रहा है। मुझे तो शुरू से ही लगा था कि यह सीधा साधा और ईमानदार इंसान है। बस डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए कुछ कहा नहीं। उधर वह अमीर युवक भी अपने होश में आया। वह तुरंत मेरे पास आया। दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक अपना विजिटिंग कार्ड मेरी ओर बढ़ाया। मैंने कार्ड पर एक नजर डाली, उसे जेब में रख लिया, हल्का सा सिर हिलाया, फिर बिना समय गंवाए बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। उसी समय ओवर टाइम के लिए वापस बुलाई गई शिया बिंगबिंग ने भी यह पूरा दृश्य देख लिया। वह भी हैरानी से मुंह खोले खड़ी रह गई। उसे मोटरसाइकिलों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसकी बनावट और इंजन की आवाज सुनकर ही समझ गई कि यह बेहद महंगी मशीन है। उसके मुंह से अनायास निकला, वाह, ये तो कमाल है। फिर उसे पूरे दिन की सारी घटनाएं याद आने लगीं। शर्म से उसका चेहरा तपने लगा। उसे महसूस हुआ मानो उसका चेहरा आग की तरह जल रहा हो। उसने आज तक जितने भी हथकंडे अपनाए थे उनमें से कोई भी मुंह पर असर नहीं कर पाया। अब जाकर उसे समझ आया कि मैं तो उसे महत्व देना भी जरूरी नहीं समझता था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में फिर चमक आ गई। उसने तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद की और अंधेरे में छिपी टीम की ओर मुड़कर बोली, हमने इसकी पूरी जानकारी निकाल ली थी ना। वह तो एक गरीब आदमी है, फिर उसके पास इतनी महंगी बाइक और इतना बड़ा घर कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। वह दिखावा कर रहा है। टीम के बाकी लोग भी सहमत हो गए। बिंग बिंग सही कह रही है, हमारा शो उसी की वजह से वायरल हुआ है। अब हमें उसकी असली पहचान दुनिया के सामने लानी ही होगी। अगले दिन शिया बिंग बिंग फिर से कैमरे के सामने दिखाई दी। वह मुस्कुराते हुए बोली, नमस्कार दोस्तों, बिंग बिंग एक बार फिर आपके सामने है। आज हम मिस्टर सू की रहस्यमयी पहचान का पर्दाफाश करके रहेंगे और हमारे पास अंदर की एक खास जानकारी भी है। उसने आगे कहा, मिस्टर सू के पास जो लग्जरी बाइक है उसकी दुनिया भर में सिर्फ 5 यूनिट बनाई गई थी। उनमें से केवल एक ही चीन भेजी गई थी। हालांकि उसके असली मालिक के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उसकी उम्र, रहने की जगह और नंबर प्लेट को देखकर एक बात तय है, वह बाइक उसकी हो ही नहीं सकती। उसकी बात खत्म होते ही लाइव चैट फिर फट पड़ी। मुझे पहले से पता था वह गरीब होकर भी बहुत चालाकी दिखा रहा है। मैं भी लगभग उसके झांसे में आ गया था। जो लोग जरूरत से ज्यादा दिखावा करते हैं वे असल में अमीर नहीं होते। सच में अमीर लोग अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं करते। उसकी तरह नहीं, वह तो बस एक घटिया इंसान है, एक धोखेबाज, एक नीच आदमी। अब तक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। शो की टीम पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने इस बार कई अतिरिक्त कैमरे भी लगा दिए ताकि जिस पल मेरा झूठ सबके सामने आए उसका एक भी दृश्य छूटने न पाए। लेकिन मुझे इन सब की जरा भी खबर नहीं थी। मैं तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने किराए के घर की तरफ लौट आया। इतनी महंगी बाइक चलाने का एहसास ही अलग था। ऐसा लग रहा था मानो हवा में भी दौलत की खुशबू घुल गई हो। मेरा किराए का घर एक पुराने मोहल्ले में था जहां सुविधाएं बेहद साधारण थीं। इसे देखकर दर्शकों का भरोसा और पक्का हो गया कि मैं सिर्फ अमीर बनने का नाटक कर रहा हूं। कुछ ही पल में इंटरनेट पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिया बिंगबिंग ने भी तिरस्कार से आंखें घुमाई और बोली, अब ध्यान से देखिए, मैं इसकी असली सच्चाई आपके सामने लाती हूँ। तभी एक परिचित आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे वाह, क्या संयोग है छोटे भाई, सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ मिल जाओगे। मैंने मुड़कर देखा, वह कल वाली लड़की थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ सचमुच बड़ा संयोग है। क्या तुम भी यहीं रहती हो? शिया बिंगबिंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं, मैं तो अपनी एक सहेली से मिलने आई थी। लगता है किस्मत ने फिर हमारी मुलाकात करा दी। कल जो कुछ हुआ
उसके लिए मुझे सच में अफसोस है, मैंने आपको बेवजह परेशान किया। अगर आप बुरा न माने तो मुझे आपको खाने पर ले जाने दीजिए, इसे मेरी तरफ से धन्यवाद समझ लीजिए। इतना कहते हुए उसने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा काम है, फिर कभी सही। लेकिन शिया बिंगबिंग तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसने हमारे लिए अच्छा किया हो उसका एहसान जरूर चुकाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मन ही मन सोचा, इस लड़की को आखिर हुआ क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी भी कीमत पर मेरे साथ समय बिताना चाहती है। कहीं मेरी शख्सियत से सचमुच प्रभावित तो नहीं हो गई? वैसे मैं हूँ भी काफी आकर्षक, मैंने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, पास में ही किसी छोटे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। ये सुनते ही शिया बिंगबिंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। नहीं, अगर मैं आपको दावत दूं और इतनी साधारण जगह ले जाऊं तो उसका क्या मतलब? मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, वहाँ का खाना भी शानदार है और कीमत भी ठीक है। चलते हैं वहीं, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम अभी छात्रा हो, कुछ साधारण खा लेते हैं। लेकिन शिया बिंगबिंग अपनी बात पर अड़ी रही। वह बोली, अगर आप नहीं चले तो इसका मतलब आप मुझे नीचा समझते हैं। उधर लाइव चैट फिर से संदेशों से भर गई। वाह, ये आदमी अभिनय करने में माहिर है। लड़की खुद दावत दे रही है और ये फिर भी मना कर रहा है। पूरा हार्ड टू गेट वाला खेल खेल रहा है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। निर्णय लेने की नई परिस्थिति सामने आई है। यदि आप लड़की की दावत स्वीकार करते हैं तो आपको 50 लाख का इनाम मिलेगा। सिस्टम आपके व्यवहार का मूल्यांकन करेगा। प्रदर्शन जितना बेहतर होगा, अतिरिक्त पुरस्कार भी उतने ही अधिक मिलेंगे। यदि आप उसका प्रस्ताव ठुकराते हैं तो आपको कंजूस दिखावटी की उपाधि और केवल 100 युआन का इनाम मिलेगा। मैं मुस्कुराया और बोला, जब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो फिर मना करना ठीक नहीं होगा। चलो। इतना कहकर मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और शिया बिंगबिंग को साथ लेकर एक फ्रेंच रेस्टोरेंट पहुंच गया। कुछ ही देर बाद एक वेटर मेन्यू लेकर हमारे पास आया। शिया बिंगबिंग ने सहजता से मेन्यू अपने हाथ में लिया। उसने उस पर एक नजर तक नहीं डाली। उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। जो भी सबसे महंगा है वही ले आइए। उसने एक ही बार में दर्जन भर से ज्यादा व्यंजन ऑर्डर कर दिए और साथ में 1987 की रेड वाइन की एक बोतल भी मंगवा ली। फिर उसने मेन्यू वेटर को लौटाते हुए कहा, फिलहाल बस इतना ही। उसे इतने आत्मविश्वास के साथ ऑन ऑर्डर देते देखकर मैं मन ही मन हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, इतना सारा खाना क्या हम दोनों मिलकर सच में खत्म कर पाएंगे? शिया बिंगबिंग ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भले ही डिशें ज्यादा हैं, लेकिन हर एक की मात्रा बहुत कम होती है। हम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। कुछ ही देर में सारे व्यंजन मेज पर सज गए। हम खाते खाते हल्की फुल्की बातें भी करते रहे। देखते ही देखते दोनों का पेट भर गया। तभी वेटर हमारे पास आया और विनम्रता से बोला, माफ कीजिए, बिल कौन देगा? उसी समय शिया बिंगबिंग ने बिल्कुल आराम से अपना छोटा सा आईना निकाला और होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने अपना मुंह पोंछा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बिल देंगी। शिया बिंगबिंग कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये आदमी पागल हो गया है? मैं इसके साथ खाना खाने आई हूँ और अब ये मुझसे पैसे देने को कह रहा है? आखिर मैं एक लड़की हूँ। उसने गहरी सांस ली, मेरी तरफ देखा और बोली, तुम लड़के हो, क्या बिल देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन मुझे खाने पर बुलाया तो तुमने था। शिया बिंगबिंग ने भौहें सिकोड़ ली। उसकी नजर अनायास बिल पर गई। अगले ही पल वह भीतर तक हिल गई। कुल बिल 5,888 युआन। उसके मन में खलबली मच गई। इतना महंगा खाना, इतने पैसे कौन देगा? क्या इस आदमी ने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया? ये सोचकर उसने अपने भीतर उठ रहे गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया। फिर बोली, जब कोई लड़का और लड़की साथ खाना खाते हैं तो लड़की निमंत्रण देती है और लड़का बिल चुकाता है। क्या ये आम बात नहीं है? इतने में रेस्टोरेंट के दूसरे ग्राहक भी हमारी ओर देखने लगे। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। पैसे नहीं है फिर भी लड़की पटाने चले आते हैं, हद है। लगता है ये तो औरतों के पैसों पर जीने वाला आदमी है। ये सुनकर शिया बिंगबिंग ने मेरी तरफ विजयी मुस्कान से देखा। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। निर्णय विकल्प सक्रिय हुआ। विकल्प 1, बिल का भुगतान करें। इनाम सोम, जोखिम उठाने वाला सज्जन की उपाधि, लेकिन जनता का समर्थन काफी कम हो जाएगा। विकल्प 2, लड़की की मुफ्तखोरी का पर्दाफाश करें। इनाम 30 लाख युआन और एक आलीशान मकान। यदि आपका मूल्यांकन एस रैंक तक पहुंचता है तो अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेंगे। सिस्टम की बात सुनते ही मेरी आंखों में दृढ़ता आ गई। मैंने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, खाना खिलाने की जिद तुमने की थी, मैंने कई बार मना किया था। मैं सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि मुझे लगा तुम सच में ईमानदारी से बुला रही हो। तो फिर बिल मैं क्यों दूं? शिया बिंगबिंग ने गुस्से से भौहें चढ़ाई। लेकिन मैं लड़की हूँ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, कल तक तो तुम मुझे बराबरी का पाठ पढ़ा रही थी, अब जब बिल देने की बारी आई तो बराबरी कहाँ चली गई? तुम्हारे हिसाब से निमंत्रण तुम दो और पैसे मैं दूं, यही बराबरी है? मैंने आगे कहा, और फिर बिल कौन देगा? इसका लड़का या लड़की होने से क्या संबंध है? हाँ, समाज में ये माना जाता है कि पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह परंपरा इसलिए बनी थी ताकि पुरुष महिलाओं का ध्यान रखें। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसी बात का फायदा उठाकर हर पुरुष को अपना सेवक समझो। तुम खुद को कॉलेज की छात्रा कहती हो, इतनी साधारण सी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती? मेरी लगातार बातों से शिया बिंगबिंग का चेहरा कभी लाल पड़ रहा था तो कभी सफेद। रेस्टोरेंट में तमाशा देख रहे लोगों ने मेरी तरफ अंगूठा उठाया। कुछ लोगों ने तो ताली बजाकर मेरा समर्थन भी किया। शिया बिंगबिंग शर्म से जमीन में गड़ जाना
चाहती थी, लेकिन वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। गुस्से से उसके दांत तक भींच गए। वह झुंझलाकर बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज का बिल तुम ही दोगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर शुरुआत से ही चाहती थी कि बिल मैं दूं तो इतना सारा खाना ऑन ऑर्डर ही क्यों किया? अगर तुमने सब खत्म किया होता तो मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन तुमने तो सिर्फ 2 कौर खाए और बाकी सब मेरे सामने छोड़ दिया। क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? खाना बर्बाद करना शर्म की बात है। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता पहाड़ों में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता? दूसरों के पैसों पर खाना मंगवाना फिर उसे यूं ही बर्बाद कर देना, क्या यही तुम्हारे सुधर जाने की निशानी है? तुम तो खुद मुसीबत ढूंढ रही हो। आज मैं ये बिल किसी भी हालत में नहीं दूंगा। इतना कहकर मैं उठा और बाहर की ओर चल पड़ा। मुझे सचमुच जाते देख शिया बिंगबिंग घबराकर मेरे पीछे दौड़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, ये बिल दिए बिना भाग रहा है। मैं रुक गया और उसकी ओर मुड़ा। वह गुस्से से बोली, तुम्हारे अंदर जरा भी सज्जनता नहीं है, तुम कंजूस हो, बदतमीज हो, और फिर भी मुझे सीख देने चले थे। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी मदद की थी, फिर तुमने जिद करके मुझे खाने पर बुलाया, अब उसी खाने का बिल भी मुझसे भरवाना चाहती हो? जरा बताओ तो सही, इसमें तर्क कहाँ है? मेरी बात खत्म होते ही पूरे रेस्टोरेंट में तालियां गूंज उठी। एक ग्राहक बोला, इतनी सुंदर लड़की होकर भी मुफ्त में खाना खाने की कोशिश कर रही है, सचमुच शर्म आनी चाहिए। दूसरे ने कहा, अगर मैं इसकी जगह होता तो शर्म के मारे यहाँ एक पल भी न रुकता। तीसरा बोला, खुद बुलाया और अब सामने वाले से पैसे मांग रही है, विश्वास ही नहीं होता। अब तक शिया बिंगबिंग पूरी तरह बौखला चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसने उसकी पूरी छवि खराब कर दी थी। वह दांत पीसते हुए बोली, जब मैंने कहा था कि मैं खिलाऊंगी वह सिर्फ औपचारिकता थी और तुमने उसे सच मान लिया। तुम जैसे आदमी को इस जन्म में कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। गुस्से में उसने अचानक हाथ उठाकर मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने सख्त आवाज में कहा, गलती मानने की बजाय अब हाथ भी उठाओगी? क्या तुम्हें अभी तक इतनी सी बात भी समझ नहीं आई कि जिसने दावत दी है वही पैसे देगा? फिर मैंने व्यंग्य से कहा, या फिर तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने की जगह किसी और के भरोसे छोड़ दिया था? जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, बधाई हो, आपकी रेटिंग एस रैंक तक पहुंच गई है। इनाम 1 करोड़ युआन और एक लकी ड्रॉ का अवसर। अब तक शिया बिंगबिंग ने पूरी तरह अपना नकली व्यवहार छोड़ दिया था। वह गुस्से से चिल्लाई, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हो? किराए की बाइक लेकर करोड़पति बनने का नाटक करते हो? मुझे पूरा यकीन है वे घटिया मोटरसाइकिल भी चोरी की होगी। पैसे देने हैं ना? ठीक है, मैं दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी का चेहरा दोबारा देखना भी मुझे गंदा लगता है। उधर शूटिंग टीम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुछ लोग तो झुंझलाहट में अपनी ही जांग पर हाथ मारने लगे। धत्ते रे की, क्या ये सचमुच आदमी है? खुद गरीब है फिर भी इतना घमंड। मुझे मत रोको, अभी जाकर इसे एक घूंसा मारता हूँ। निर्देशक ने भी गुस्से में स्क्रिप्ट जमीन पर फेंक दी और मेरी ओर बढ़ने लगा। उसका सहायक तुरंत दौड़कर उसे रोकने लगा। सर, शांत हो जाइए, ऐसे आदमी के लिए अपना गुस्सा खराब मत कीजिए। निर्देशक ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, फिर उसने एंकर को नई स्क्रिप्ट थमाते हुए कहा, प्रिय दर्शकों, आज का एपिसोड देखने के बाद अब आप सब समझ गए होंगे कि मिस्टर सू असल में कैसे इंसान है। अमीर होने का दिखावा करना, अपनी पहचान छिपाना, कानूनी रूप से संशोधित वाहन चलाना और सार्वजनिक जगह पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, इनका व्यवहार बेहद आपत्तिजनक है। हम न कभी किसी अच्छे इंसान पर झूठा आरोप लगाते हैं और न ही किसी बुरे इंसान को बचने देते हैं। बहुत जल्द हमारा कार्यक्रम इनकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही ये हिस्सा प्रसारित हुआ, इंटरनेट पर जबरदस्त हंगामा मच गया। दोस्तों, इस आदमी की पूरी जानकारी निकालो, ये पूरे पुरुष समाज के लिए शर्म की बात है। कौन कौन इसके सामने जाकर इसका सच पूछना चाहता है? इस एपिसोड के लिए निर्देशक ने सचमुच पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने मेरी सारी निजी जानकारी स्क्रीन पर दिखा दी, लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक नई सूचना उभर आई। शियांग युन विला के मालिक सू फान। यह देखकर एंकर ने जोर से सांस खींची। वह अविश्वास से बोली, हाँ, ये कैसे हो सकता है? उसी समय एक स्टाफ सदस्य घबराते हुए अंदर भागा। डायरेक्टर, हमें गाड़ी की पूरी जानकारी मिल गई है। मुख्यालय से पुष्टि हुई है कि सू फान की वह मोटरसाइकिल उन्हें कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपहार में दी थी। ये सुनते ही निर्देशक का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें खाली सी हो गईं। वह बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? जिसे हम अब तक गरीब समझ रहे थे वो तो असल में छिपा हुआ अरबपति निकला। पूरा स्टूडियो एक साथ हैरानी से सांस खींचने लगा। लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शकों का भी यही हाल था। हे भगवान, ये तो मुश्किल से 20-25 साल का लगता है। तो क्या असली मस्खरा अब तक हम ही थे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हर कोई यही सोच रहा था। एक ऐसा आदमी जो ऊपर से बिल्कुल साधारण और कंगाल जैसा दिखता है, वह आखिर इतना अमीर कैसे हो सकता है? क्या शो की टीम से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी? कुछ ही मिनटों बाद प्रोडक्शन टीम को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी बेइज्जती करवा ली है, लेकिन वे अनुभवी लोग थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। होस्ट ने हैरानी से कहा, यह तो वाकई चौंका देने वाली बात है। अगर वह सच में इतना अमीर है तो अब तक उसने अपनी पहचान सबसे छिपाकर क्यों रखी? और उसने हमारी ऑन साइट टेस्टर के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? होस्ट की ये बातें सुनते ही लाइव स्ट्रीम का माहौल पूरी तरह बदल गया। हजारों दर्शक, खासकर महिला दर्शक, अपनी अपनी राय देने लगे। अगर वह इतना अमीर है तो पहले उसने बिंग बिंग से खाने का बिल क्यों भरवाया? देखा, अमीर मर्दों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि सबके सामने बिंग बिंग की बेइज्जती हो जाए और उसे मानसिक संतुष्टि मिले। सच में कितना घटिया इंसान है। ऐसे आदमी से तो मैं 10 मिलियन युआन मिलने पर भी रिश्ता बनाने से पहले 100 बार सोचूंगी। ऊपर से भले ही लोग मुझे खूब बुरा भला कह रहे थे, लेकिन
लाइव स्ट्रीम के बैक स्टेज में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वहां मेरे लिए लगातार निजी संदेशों की बाढ़ आ गई थी। जब लोगों को पता चला कि मैं असल में एक छिपा हुआ अरबपति हूं, तो इंटरनेट पर हर कोई मेरे फैसलों और मेरे व्यवहार की चर्चा करने लगा। ज्यादातर लोगों का मानना था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। थोड़ी ही देर में इंटरनेट पर ऐसे वीडियो भर गए जिनमें शियाओ बिंग बिंग पर आरोप लगाया जा रहा था कि उसने जानबूझकर मुझे रिझाने की कोशिश की थी और वह बेहद फिजूल खर्च और दिखावटी लड़की है। इन सब का असर शो की प्रतिष्ठा पर भी पड़ने लगा। प्रोग्राम की छवि तेजी से खराब होने लगी। मुख्य निर्देशक तो सदमे में लगभग बेहोश ही हो गया था। होश आते ही उसने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। उसने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया में कोई भी आदमी पूरी तरह अच्छा नहीं होता। जितना अमीर आदमी होता है उसकी कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। हमें किसी भी तरह उससे गलती करवानी होगी। उधर जब शियाओ बिंग बिंग को यह खबर मिली तो वह गुस्से से दांत पीसने लगी। सूफान, तुम नीच इंसान, सिर्फ अमीर होने से खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो। मैं कसम खाती हूँ एक दिन तुम्हें अपने प्यार में ऐसा बांधूंगी कि तब पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद शियाओ बिंग बिंग चुपचाप मेरा पीछा करने लगी, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने आराम से अपना बैंक बैलेंस खोला। खाते में मौजूद लंबी चौड़ी रकम देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंकों की कतार इतनी लंबी थी कि किसी फोन नंबर जैसी लग रही थी। अचानक मुझे याद आया, अरे मेरे पास अभी सिस्टम का एक लॉटरी ड्रॉ बाकी है। मैंने तुरंत सिस्टम खोलकर कहा, ड्रॉ शुरू करो। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बधाई हो होस्ट, आपको डाइनिंग प्राइज रेस्टोरेंट ग्रांट अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब से यदि आप अपने शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में 5 लाख युआन खर्च करेंगे तो वह रेस्टोरेंट आपका हो जाएगा। भुगतान पूरा होने के बाद आपकी पूरी राशि 10 गुना बढ़ाकर आपको वापस कर दी जाएगी। मैं खुशी से उछल पड़ा, कमाल हो गया, यानी खाना भी मुफ्त में मिलेगा, खर्च किए गए पैसे 10 गुना होकर वापस भी आएंगे और ऊपर से पूरा रेस्टोरेंट भी मेरा हो जाएगा। अगर किस्मत ऐसे ही साथ देती रही तो एक दिन पूरे देश जितनी दौलत इकट्ठा करना भी मुश्किल नहीं रहेगा। चलो अब कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढकर पैसे खर्च किए जाए। तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी, सूफान, क्या सच में तुम हो? मैंने मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर एक बेहद खूबसूरत और शालीन महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर गरिमा और सादगी साफ झलक रही थी। वह मेरी हाई स्कूल की शिक्षिका चिन शुटिंग थी। कई सालों बाद उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन समय ने उनकी खूबसूरती को और भी निखार दिया था। मैं मुस्कुराया, मिस चिन, क्या संयोग है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ आपसे मुलाकात होगी। कैसी हैं आप? चिन शुटिंग ने हल्की सी सांस ली। घर वालों ने आज मेरा रिश्ता देखने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन सामने वाले ने मुझे वहीं मना कर दिया। उसका कहना था कि एक टीचर की नौकरी में कोई भविष्य नहीं होता। फिर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन आज तुम्हें देखकर सच में अच्छा लगा। उनकी उदासी देखकर मैंने तुरंत कहा, मिस चिन, आप इतनी सुंदर हैं, इतनी दयालु हैं। जिसने आपको ठुकराया असल में नुकसान उसी का हुआ है। आप उससे कहीं बेहतर इंसान की हकदार हैं। मेरी बात सुनकर चिन शुटिंग हंस पड़ी। उन्होंने स्नेह से मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे स्कूल के दिनों में थे। उनकी मुस्कान पहले की तरह ही बेहद गर्मजोशी से भरी हुई थी। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। इसी दौरान अचानक उनके पेट से जोर की आवाज आई। वह तुरंत शर्म से लाल हो गई। माफ करना, उस ब्लाइंड डेट वाले के साथ इतनी देर बातें होती रही कि मैं ठीक से खाना ही नहीं खा पाई। मैं मुस्कुराया, वाह कितना अच्छा संयोग है, मैं भी अभी खाना खाने ही जा रहा था। जब किस्मत ने हमें यहाँ मिलाया है तो आज साथ में खाना खाते हैं। आज की दावत मेरी तरफ से। चिन शुटिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैं मना नहीं करूंगी। दूर से यह सब देख रही शियाओ बिंग बिंग व्यंग्य से हंस पड़ी। ये कंजूस आदमी ज्यादा से ज्यादा किसी सस्ते ढाबे पर ले जाएगा। मैं अभी से सोच सकती हूँ कि बाद में वह औरत कितनी परेशान होगी। लेकिन अगले ही पल मैं चिन शुटिंग को शहर के इकलौते मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट के सामने ले आया। जैसे ही हम कार से उतरे, एक अच्छी वर्दी पहने वैलेट तुरंत कार पार्क करने आ गया। इतनी आलीशान जगह देखकर चिन शुटिंग थोड़ा घबरा गई। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ रोकते हुए कहा, क्यों ना हम किसी और जगह चलें, यहाँ तो बहुत महंगा लगता है, कहीं साधारण जगह भी खाना खा सकते हैं। मैं मुस्कुराया, मिस चिन ऐसा मत कहिए, रोज रोज तो मुलाकात नहीं होती, आज बस आराम से जो मन करे वही खाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर मैं उन्हें अंदर ले गया। ये देखकर शियाओ बिंग बिंग गुस्से से पैर पटकने लगी। कमाल है, मुझे खिलाने के लिए सस्ता रेस्टोरेंट और इस उम्रदराज औरत को सीधे शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में। कितना दोहरा चेहरा है इस आदमी का, सच में पूरी जिंदगी अकेला ही रहना चाहिए इसे। कुछ देर बाद हमारा खाना खत्म हो गया। बिल आया, ठीक 5 लाख युआन। मैंने बिना किसी झिझक के अपना कार्ड निकाला और तुरंत भुगतान कर दिया। उसी क्षण सिस्टम की आवाज आई, इनाम सफलतापूर्वक प्रदान किया गया। इस पल से यह पूरा रेस्टोरेंट आधिकारिक रूप से आपका है। हम दोनों बाहर निकल गए। हमारे जाते ही शो की पूरी टीम दौड़कर काउंटर पर पहुंची और बिल के बारे में पूछने लगी। क्या कहा? एक ही खाने में 5 लाख युआन? हे भगवान, ये तो पागल कर देने वाली बात है। उस कंजूस आदमी ने किसी और पर इतना पैसा खर्च कर दिया। वेटर थोड़ा असहज होकर बोला, माफ कीजिए, जिस मिस्टर सू की आप बात कर रहे हैं, दरअसल अब यही इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। शियाओ बिंग बिंग लगभग चिल्ला उठी, क्या तुम कह रहे हो कि ये पूरा रेस्टोरेंट उसी का है? तुम्हें पूरा यकीन है? पूरी प्रोडक्शन टीम एकदम स्तब्ध रह गई। उधर लाइव स्ट्रीम के दर्शक फिर से बहस करने लगे, तो क्या हुआ अगर रेस्टोरेंट उसी का है? उसने किसी और को पैसे तो दिए ही नहीं, अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खाया है। आखिर में तो वही कंजूस निकला। अब समझ आया कि उसने बिंग बिंग में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। लगता है उसे उम्र में बड़ी महिलाएं पसंद है। सच में उसकी पसंद भी कितनी अजीब है। लाइव चैट के कमेंट्स देखकर प्रोडक्शन टीम ने भी यही मान लिया कि मुझे परिपक्व और उम्रदराज महिलाएं पसंद है। उसी रात उन्होंने मेरे लिए खास तौर पर एक नई प्रतिभागी तैयार कर दी। अगली सुबह लाइव स्ट्रीम में एक नई मेहमान की एंट्री हुई। गोरी, बेहद खूबसूरत
और हाई प्रोफाइल सोशलाइट जैसी दिखने वाली महिला कैमरे के सामने मुस्कुराई। नमस्ते सभी दर्शकों, मेरा नाम मू वांगमा है। मैं मूमू की जगह नई स्ट्रीट टेस्टर हूँ और पेशे से एक पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। मेरी नजर में मिस्टर सू का चरित्र बिल्कुल भी साफ नहीं है। अब मैं उन्हें एक प्रोफेशनल की तरह परखूंगी। उम्मीद है आप सब इसे ध्यान से देखेंगे। मू वांगमा का व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा था जैसा लोगों को लगा कि मुझे पसंद आएगा। लाइव स्ट्रीम के पुरुष दर्शक तुरंत उत्साहित हो उठे। अब तो खेल खत्म, इस बार सू फान खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ महिला दर्शक भी खुश होकर कहने लगी, वाह, इस बार तो शो ने उसकी पसंद का पूरा इंतजाम कर दिया। अब देखते हैं वो खुद को कितना संभाल पाता है। अगर सच में वो इस लड़की के जाल में फंस गया तो। लाइव चैट में लगातार बढ़ती प्रतिक्रियाएं देखकर मू वांगमा के होंठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन हंसी। हाँ, ये सारे लोग सच में मुझे पर्सनल ट्रेनर समझ बैठे हैं। सूफान, आज तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने सोचा देखते हैं इस बार वो कैसे बचकर निकलता है। उसी समय मू वांगवान अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर मेरे सामने आकर रुकी। लाइव स्ट्रीम देख रही महिला दर्शक उसकी शानदार कार देखकर दंग रह गई। वाह, सचमुच कितनी अमीर महिला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह कार उसकी अपनी नहीं थी। उसने उसे अपने पूर्व प्रेमी से कुछ दिनों के लिए उधार लिया था। मू वांगवान मन ही मन मुस्कुराई। वाह, मेरा प्लान तो उम्मीद से भी बेहतर काम कर गया। अगर पहले से पता होता तो मैं उसे थोड़ा और बहलाती और कार कुछ दिन और अपने पास रख लेती। उन घटिया अमीर लड़कों को दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। ये सोचते ही उसने कार की खिड़की नीचे की। वह दरवाजे से टिक गई, एक हाथ अपने सीने पर रखा और दर्द से कराहने का नाटक करते हुए बोली, हो, कोई मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बचा लो। उसकी मुलायम और मीठी आवाज पूरे अंडरग्राउंड पार्किंग में गूंज उठी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि सुनने वाले के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैंने आवाज की दिशा में नजर घुमाई। मेरे सामने एक युवती खड़ी थी जिसके पूरे शरीर पर पसीना था। उसके कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। सीने पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखों में अजीब सी मोहक चमक थी। एक पल के लिए समझना मुश्किल था कि वह सचमुच दर्द में है या जानबूझकर ऐसा अभिनय कर रही है। मू वांगवान ने ऐसे अभिनय किया जैसे उसने मुझे अभी अभी देखा हो। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। हेलो हैंडसम, जरा मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी सहायता कीजिए। ये दृश्य देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शकों की धड़कनें तेज हो गईं। सू फान का चेहरा देखकर लग रहा है कि इस बार शायद वह खुद को रोक नहीं पाएगा। क्या वह सच में इस मौके का फायदा उठाने वाला है? बहन, जरा संभल कर रहना। लेकिन कुछ लोगों को मामला थोड़ा अजीब लगा। मैंने लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए देखा है, लेकिन इतनी नखरीली और लुभाने वाली आवाज में पहली बार किसी को मदद मांगते देखा है। शुरुआत में मेरा मन हुआ कि मैं उसे अनदेखा करके चला जाऊं, लेकिन फिर सोचा जब यहां तक आ ही गया हूं तो मदद कर देता हूं। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह पैकेट निकाला जिसमें रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना पैक करवाया था और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो पहले थोड़ा खाना खा लीजिए, शायद इससे तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। ये देखकर लाइव स्ट्रीम का चैट सेक्शन हंसी से भर गया। हा हा हा, इसके दिमाग में जरा भी गंदे विचार नहीं आए। इतनी खूबसूरत लड़की को बचा हुआ खाना दे दिया, ऐसा आइडिया सिर्फ सूफान के ही दिमाग में आ सकता है। मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। उधर मू वांगवान अंदर ही अंदर मुझे कोस रही थी। क्या ये चाहता है कि मैं इसका बचा हुआ खाना खाऊं? क्या इसके दिमाग पर किसी गधे ने लात मार दी है? आज के जमाने में भी कोई बचा हुआ खाना पैक करवाता है? सिर्फ उसकी खुशबू से ही मुझे उल्टी आने लगी है। गुस्से के बावजूद उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी ताकि मैं कुछ समझ न सकूं। मजबूरी में उसने डिब्बा खोला, चेहरे पर हैरानी का भाव लाते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने सहजता से कहा, अगर अच्छा लग रहा है तो आराम से खाइए, शर्माने की जरूरत नहीं है, पूरा खत्म कर दीजिए। उस समय मू वांगवान मन ही मन मेरी 7 नहीं 8 पीढ़ियों तक को कोस रही थी। उसे सिर्फ ये सोचकर ही घिन आ रही थी कि ये मेरा बचा हुआ खाना है। फिर भी उसने मजबूरी में थोड़ा सा खाया और नकली मुस्कान के साथ बोली, बहुत स्वादिष्ट है, अब मुझे पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा है, धन्यवाद। मैंने डिब्बे की ओर देखा। अरे, इसमें तो अभी काफी खाना बचा है, इसे बर्बाद मत कीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। मू वांगवान ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं धन्यवाद, आजकल मैं डाइट पर हूँ, अब सच में ठीक महसूस कर रही हूँ। मैंने सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। वह एक पल के लिए घबरा गई और जल्दी से आवाज लगाई, आज मेरी मदद करने के लिए फिर से धन्यवाद। फिर मुस्कुराकर बोली, वैसे आपकी कार भी बहुत शानदार है, क्या आप मेरे साथ क्वांटम व्हील लग्जरी रैली क्लब की पार्टी में चलना चाहेंगे? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, जरूरत नहीं, उस क्लब के बारे में पहले ही पता कर चुका हूँ, वहाँ ज्यादातर बिगड़े हुए अमीर घरों के लड़के हैं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। ये सुनकर मू वांगवान कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बनाने का मौका मिल रहा है और इसे वे सब निकम्मे लोग लग रहे हैं। लगता है सूफान की असली हैसियत सचमुच बहुत बड़ी है, किसी भी कीमत पर मुझे इसे अपने वश में करना होगा। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद आपको गलतफहमी हो गई है, उस क्लब का हर सदस्य बहुत प्रभावशाली और अमीर परिवार से है, जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतने ज्यादा संपर्क बनेंगे, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। उसकी बात सुनकर दोबारा मना करना मुझे ठीक नहीं लगा। आखिरकार मैं उस ग्रुप चैट में शामिल हो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस ग्रुप के लगभग सभी सदस्य शो के प्रोड्यूसरों द्वारा पहले से तय किए गए लोग थे। घर लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर बाद वही सुपरकार क्लब वाला ग्रुप अचानक बहुत सक्रिय हो गया। मैंने फोन उठाकर देखा, जैसा कि उम्मीद थी किसी ने मुझे टैग करके लिखा, नए सदस्य हो, जल्दी से रेड एनवेलप भेजो। मैंने बिना ज्यादा सोचे 200 युआन का एक रैंडम रेड पैकेट भेज दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पूरा ग्रुप भड़क उठेगा। बस इतने ही? क्या तुम
यहाँ भीख बांट रहे हो। इतना कंजूस आदमी ग्रुप में किसने जोड़ दिया? इसे तुरंत बाहर निकालो। मैंने किसी से बहस करना जरूरी नहीं समझा। मैं फोन रखकर सोने ही वाला था कि अचानक कॉल आ गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई फान, 200 युआन तो बहुत कम है। आपकी हैसियत के हिसाब से कम 10,000 युआन का रेड एनवेलप भेजना चाहिए था। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, सिस्टम निर्णय सक्रिय। विकल्प 1, उनकी बात मानिए और सुप्रीम बेवकूफ की उपाधि तथा 100 युआन इनाम पाइए। विकल्प 2, उनकी बात ठुकराइए और उन्हें जमकर डांटिए। इनाम 2 करोड़ युआन। आपकी वास्तविक प्रतिक्रिया के अनुसार अतिरिक्त पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस बार सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ? मैं तो इन सब बातों पर समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मुझे फोन करके और पैसे मांगने लगे? आखिर बेअक्ल कौन है, तुम या मैं? उधर फोन के दूसरी तरफ मुंह वांगवान का चेहरा एकदम जम गया। वह पूरी तरह हैरान रह गई। सिर्फ 10,000 युआन के लिए इसने मुझे डांट दिया? क्या यह गरीबी की वजह से पागल हो गया है? इतने पैसे भी खर्च नहीं कर सकता और ऊपर से मुझे ही सुना रहा है। उसने दांत भींचे लेकिन हंसने का नाटक करते हुए बोली, अरे फान जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मटसेडियो, अगर मजाक पर दोनों तरफ के लोग नहीं हंस रहे हो तो उसे मजाक नहीं कहते। और सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आता कि उस ग्रुप में सचमुच अमीर लोग हैं या फिर भीख मांगने वाले। चाहे उस ग्रुप में सच में बड़े बड़े अमीर बैठे हों या खुद सम्राट ही क्यों ना बैठा हो, मैं 200 युआन से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। इतना कहकर मैंने तुरंत फोन काट दिया। मेरी बातों से मुंह वांगवान का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हो गया। फिर भी उसने बेशर्मी से अगले दिन होने वाली डिनर पार्टी का निमंत्रण मुझे भेज दिया। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन चूंकि उसके साथ रहने से सिस्टम अक्सर नए मिशन देता था, इसीलिए मैंने आखिरकार जाने के लिए हामी भर दी। अगली सुबह वह जल्दी जल्दी आई और मेरी कार में बैठ गई। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, हम अमीर लोगों की पार्टी में जा रहे हैं। आप इतनी महंगी कार चला रहे हैं लेकिन कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। अगर सिक्योरिटी ने आपको अंदर नहीं जाने दिया तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कपड़े? ये तो बस शरीर ढकने के लिए कुछ कपड़े भर हैं। सिर पर ताज पहन लेने से कोई राजकुमारी नहीं बन जाता और साधु का चोगा पहन लेने से कोई बुद्ध नहीं बन जाता। अगर लोग मेरे कपड़ों से मेरी कीमत तय करते हैं तो ऐसे तथाकथित अमीर लोगों से दोस्ती करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर मुंह वांगवान कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गई। उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ इसके कपड़े ही अजीब नहीं है, इसकी जुबान भी किसी तलवार से कम नहीं। आखिर उसने मुस्कुराकर धीरे से माफी मांगी। तब जाकर मैं उसके साथ क्लब चलने के लिए तैयार हुआ। क्लब के बाहर चारों तरफ महंगी सुपर कारें खड़ी थीं। अंदर की सजावट भी बेहद आलीशान थी। हर सदस्य महंगे कपड़ों में सजा हुआ था और सभी अरबों के व्यापार की बातें कर रहे थे। लेकिन न जाने क्यों उनके हाव भाव और बातचीत मुझे कुछ बनावटी लग रही थी। मैं अभी वहां से निकलने का सोच ही रहा था कि तभी ग्रुप एडमिन ली वेई अचानक खड़ी हो गई। वो बोली, मुझे याद है कि हमारे क्लब का एक नियम है, हर नया सदस्य सबसे पहले सबको दावत देता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कई लोग एक साथ बोल पड़े, हाँ बिल्कुल सही, नए सदस्य को सबको गार्डन ऑफ गॉड्स में खाना खिलाना होता है। प्रति व्यक्ति सिर्फ 50,000 युआन। देखते हैं भाई फान कितने उदार हैं। फिर सभी लोग एक साथ नारे लगाने लगे, दावत दो, दावत दो। उनके चेहरों पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान बनाए रखी। उसी समय सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। अंतिम मूल्यांकन चरण शुरू। यदि आप सहमत होते हैं तो अंक जोड़ने की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी और उसी आधार पर पुरस्कार मिलेगा। यदि आप मना करते हैं तो मूल्यांकन जारी रहेगा और आपको एक विशेष इनाम जीतने का अवसर मिलेगा। विशेष पुरस्कार 3 अरब युआन मूल्य का एक लग्जरी होटल, जिसके स्थायी स्वामित्व और उपयोग का अधिकार आपको मिलेगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मन ही मन इनकार चुन लिया। फिर सबकी ओर देखकर मुस्कुराया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दावत दूं? पहले ये बताओ, क्या तुम लोग उसके लायक भी हो? मेरी बात सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। सबसे ज्यादा हैरानी मुंह वांगवान को हुई। उसने उलझन में कहा, भाई फान, ये तो हमारे क्लब का नियम है, हर नए सदस्य को ऐसा करना पड़ता है। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले तुमने मुझे बहकाने की कोशिश की, फिर ग्रुप में मुझसे 10,000 युआन का रेड एनवेलप मांगा, अब यहाँ ले आई हो और कह रही हो कि सबको 50,000 युआन प्रति व्यक्ति की दावत दूं। मैंने गिनती की है, यहाँ लगभग 20 लोग हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? मेरी बात सुनते ही मुंह वांगवान का चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर गुस्से से लाल हो गया। तभी ग्रुप लीडर ली वेई भौंहे चढ़ाते हुए आगे आई। वह नाराज होकर बोली, सूफान, तुम मुंह वांगवान से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? उसने तो सिर्फ तुम्हें एक अच्छा मंच और जान पहचान देने की कोशिश की और तुम उसकी कद्र करने के बजाय उसे ही अपमानित कर रहे हो। इसके अलावा हम लोग अक्सर अरबों युआन के सौदों की बातें करते हैं। वे हर समय अरबों और दसियों अरब युआन के व्यापार की बातें करते रहते थे। फिर वे भला सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए तुम्हें क्यों ठगेंगे? बाकी लोग भी तुरंत उनका समर्थन करने लगे। बिल्कुल सही, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें अपने बीच जगह दी। इतनी किस्मत होने के बाद भी तुम्हारी ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं शांत स्वर में बोला, तुम लोग कहते हो कि हर रोज अरबों युआन के सौदे करते हो, फिर आखिर मेरे 50,000 युआन के पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम सच में इतने अमीर हो तो 10,000 युआन के रेड एनवेलप के लिए इतना हंगामा क्यों मचा रहे थे? और अब 50,000 युआन प्रति व्यक्ति की दावत के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने एक एक की ओर देखते हुए कहा, मेरी नजर में तुम लोग सिर्फ अपने माता पिता के पैसों पर ऐश करने वाले बिगड़ैल बच्चे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम सब मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा फायदा उठाना चाहते हो? तुम सब सिर्फ घटिया लोग हो, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। दूसरों के पैसों पर जीने वाले परजीवी जो मक्खियों की तरह हर समय किसी न किसी से पैसे ऐंठने के मौके ढूंढते रहते हैं। इतना कहकर मैं मुड़ा
और वहां से निकलने लगा। मेरे इन शब्दों ने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को गुस्से से भर दिया। गरीब होकर भी इतना घमंड, अब इसकी अकड़ निकालनी पड़ेगी, इसे सबक सिखाओ। हर तरफ से गालियां और ताने सुनाई देने लगे। मू वांगवान भी खुद को बुरी तरह अपमानित महसूस कर रही थी। वह तुरंत मेरे पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर बाहर खड़े एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह वही व्यक्ति था जिससे हमारी मुलाकात पिछली बार शियांग यून क्लब हाउस में हुई थी। लिंग चान, वही अमीर घराने का युवक जिसने पिछली बार मेरी मदद की थी। और सबसे अहम बात, वह लाइट व्हील क्लब का असली सदस्य था। उसे देखते ही कमरे में मौजूद सभी लोग हैरानी से सांस रोककर खड़े रह गए। लिंग चान सचमुच एक बेहद प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अमीर परिवार का उत्तराधिकारी था। सभी लोग तुरंत सम्मान से झुक गए। प्रेसिडेंट लिंग, आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए। अगर खाना पसंद न आए तो हम अभी बदलवा देते हैं, एक लड़की उत्साह से बोली। भाई लिंग, मैं शियाओ शियाओ हूँ, पिछली पार्टी में हमारी मुलाकात हुई थी। आइए, मैंने अभी नई मसाज तकनीक सीखी है, आज उसी का अभ्यास कर लीजिए। दूसरा व्यक्ति बोला, प्रेसिडेंट लिंग, आपके पास जो कंजूस आदमी खड़ा है उसे नजरअंदाज कीजिए, वह आपकी हैसियत के लायक नहीं है। लेकिन लिंग चान पहले ही पूरी स्थिति समझ चुका था। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा तक नहीं, वह सीधे मेरे पास आया और मुस्कुराकर बोला, भाई फान, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, चलिए मेरे साथ ऊपर, हमारे लाइटव्हील क्लब की भी आज यही मीटिंग चल रही है। उसके सम्मानजनक व्यवहार को देखकर मैंने हामी भर दी। ठीक है। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ हरे भरे लॉन थे, जॉगिंग ट्रैक बने हुए थे, पास ही बिकिनी पहनी हुई खूबसूरत महिलाएं मेहमानों को पेय पदार्थ परोस रही थीं। लेकिन वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर किसी तरह का दिखावा नहीं था। उनके हाव भाव और बातचीत में स्वाभाविक गरिमा और आत्मविश्वास झलक रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, शायद असली अमीरी ऐसी ही होती है। लिंग चान मुस्कुराते हुए सबके सामने मेरा परिचय कराने लगा। दोस्तों, यही है मिस्टर सू, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इन्हीं के विला कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, और जिस ऑगस्टा सुपरकार की चर्चा पूरे शहर में है वह भी इन्हीं की है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक व्यक्ति उत्साह से बोला, मैं तो नीचे यही सोच रहा था कि काश उस सुपरकार के मालिक से मुलाकात हो जाए, सोचा भी नहीं था कि आज सचमुच मिस्टर सू से मिलना हो जाएगा। दूसरा हंसते हुए बोला, अगर पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं अपनी पुरानी कार लेकर कभी नहीं आता। वह ऑगस्टा तो मेरी सपनों की कार है, अगर एक बार भी उसमें बैठने का मौका मिल जाए तो शायद मैं खुशी के मारे नींद में भी मुस्कुराता रहूं। मैं विनम्रता से मुस्कुराया, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस किस्मत अच्छी थी इसीलिए वो कार मिल गई। असल सौभाग्य तो आज आप सबसे मिलना है। वैसे सच कहूं तो वे ऑगस्टा उतनी आरामदायक भी नहीं है, हर समय आगे झुककर बैठना पड़ता है। अगर आपको पसंद हो तो कुछ दिनों के लिए ले जाइए। इतना कहकर मैंने उसकी चाबी मेज पर रख दी। सब लोग घबरा गए। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी कीमती कार को सिर्फ देख लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम उसके योग्य नहीं है। भाई फान, आप सचमुच बहुत उदार हैं। अगर वह कार मेरी होती तो उधार देना तो दूर, किसी को छूने तक नहीं देता। इसके बाद सब लोग हंसते बोलते बातचीत करने लगे। कुछ ही देर में मेरी सबके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। लिंग चान ने मुस्कुराकर कहा, भाई फान, चलिए एक दूसरे का संपर्क नंबर साझा करते हैं और हमारे ग्रुप में भी शामिल हो जाइए। सबने तुरंत सहमति जताई। जैसे ही मैं ग्रुप में शामिल हुआ, जो सदस्य पार्टी में नहीं आ पाए थे उन्होंने नए सदस्य को देखकर संदेश भेजना शुरू कर दिया। नए भाई का स्वागत है, रेड एनवेलप पकड़ने के लिए तैयार रहना। इसके बाद ग्रुप में लगातार रेड एनवेलप आने लगे। मैंने बिना सोचे समझे एक पर क्लिक किया। मेरे हाथ 1000 युआन लगे। ध्यान से देखा तो पता चला कि हर रेड एनवेलप की कुल राशि 20,000 युआन थी। कुछ ही मिनटों में मैंने सिर्फ रेड एनवेलप से ही 1 लाख युआन प्राप्त कर लिए। मैं मन ही मन सोचने लगा, यही होती है असली अमीरी। मेरे चेहरे पर हैरानी देखकर लिंग चान मुस्कुराया। हमारे क्लब का नियम है, जब भी कोई नया सदस्य जुड़ता है पुराने सदस्य उसका स्वागत रेड एनवेलप भेजकर करते हैं। अब हम सब दोस्त हैं, औपचारिक होने की जरूरत नहीं। सब लोग हंस पड़े। पूरा माहौल बेहद गर्मजोशी से भरा हुआ था। लिंग चान ने अपना गिलास उठाकर मेरे गिलास से टकराया, फिर मुस्कुराकर पूछा, भाई फान, अब आप नीचे वाले उस नकली ग्रुप में कैसे पहुंच गए थे? वे लोग तो ठगों का गिरोह हैं, खासकर वे 2 औरतें जो पूरे दिन अमीर लोगों के बीच घूमकर किसी न किसी को फंसाने की कोशिश करती रहती है। ये सुनते ही अंधेरे में छिपा कैमरा संभाल रहा फोटोग्राफर घबरा गया। उसने तुरंत कहा, जल्दी मू वांगवान की पूरी जानकारी निकलवाओ, उसकी वजह से शो की प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उधर मू वांगवान भी भीड़ में खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि यहाँ मौजूद लोग सचमुच बड़े घरानों से हैं। उनके सामने सू फान भी साधारण लग रहा था। उसने तुरंत अपना निशाना बदलने का फैसला कर लिया। वह धीरे धीरे एक दूसरे अमीर युवक के पास पहुंची। बात करते करते उसने जानबूझकर अपने हाथ का रेड वाइन का गिलास गिरा दिया। शराब उसके सीने के सामने वाले हिस्से पर फैल गई। फिर उसने उस आदमी की ओर मोहक नजरों से देखा, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ दूरी पर खड़े लिंग चान ये सब देख चुके थे। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, अरे ये तो मू वांगवान है, क्या बात है, पैसे खत्म हो गए क्या? अब फिर से नए शिकार की तलाश शुरू कर दी? उनकी आवाज सुनते ही सबकी नजरें मू वांगवान पर टिक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वह जल्दी से बोली, नहीं, आपने किसी और को समझ लिया है। लेकिन लिंग चान उसे निकलने का मौका देने वाले नहीं थे। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। इतनी जल्दी किस बात की? रुको, पहले एक ड्रिंक तो पी लो। फिर मेरी ओर देखकर बोले, भाई फान, मैंने इस औरत को कई बार देखा है। एक बार मेरे दोस्त ने अपने घर के ड्राइवर को ही अमीर बनाकर इसके सामने भेज दिया था और ये 1 सेकंड में उसके जाल में फंस गई। अब देखिए, आज किसी और नए शिकार की तलाश में है। मू वांगवान शर्म से पानी पानी हो गई। उसने चेहरा छिपाया और वहां से भागना चाहा, लेकिन उसे याद आया कि शो की रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। अगर वह अभी भाग गई तो सबको लगेगा कि आरोप सही है, इसलिए
उसने खुद को संभाला। मन ही मन उसने सोचा, लेकिन उस दिन वाला आदमी तो सचमुच बहुत अमीर लग रहा था। वह ड्राइवर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। शायद ये लोग ही झूठ बोल रहे हैं। ये सोचकर उसने खुद को संभाला और दृढ़ आवाज में बोली, ये सब झूठे आरोप हैं। मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देती हूँ, मुझसे माफी मांगो, वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। लेकिन उसके आसपास बैठे सभी लोग ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई मनोरंजक नाटक देख रहे हो। उधर लाइव स्ट्रीम में भी टिप्पणियों की बांट आ गई। झूठी अफवाह फैलाना अपराध है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। असल में तो ये लोग ही संदिग्ध लग रहे हैं। इनकी बातों में मत आइए। लेकिन सबके सामने मजाक बनते देख मु वांगवान का चेहरा बदसूरत सा पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, माफी नहीं मांगोगे? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। लिंग चान ने आराम से हाथ हिलाया। जरूरत नहीं, तुम्हें सबूत चाहिए ना? उन्होंने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। शियाओ जांग, जरा ऊपर आओ। कुछ ही देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। सूट और टाई पहने एक आदमी बाहर आया। उसे देखते ही मु वांगवान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सचमुच सिर्फ एक ड्राइवर था। लिंग चान मुस्कुराए और बोले, शियाओ जांग, इसे पहचानते हो? ड्राइवर शियाओ जांग ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसके ऊपरी जांग पर एक तिल है। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम देख रहे अनगिनत दर्शक स्तब्ध रह गए। तो इसका मतलब जो कहा जा रहा था वो सच था? जो लोग अभी तक इसे बदनाम करने की बात कह रहे थे, अब कहाँ गए? आइए, अब भी कुछ कहिए। हंसी के मारे मेरा तो बुरा हाल हो गया। पैसों के लिए इस हद तक किसी के पीछे पड़ जाना सच में कमाल है। मुझे तो शुरुआत से ही पता था कि ये औरत ठीक नहीं है। उधर मु वांगवान शर्म और गुस्से से तिलमिला उठी। दूसरों के हाथों बेइज्जत होना ही काफी नहीं था, लेकिन जैसा कहते हैं, जो इंसान हर रोज नदी किनारे जाएगा उसके जूते कभी ना कभी जरूर भीगेंगे। उसने गहरी सांस ली और बोली, जो कहना है कह लो, लेकिन तुम जैसे ताकतवर लोग भी कोई दूध के धुले नहीं हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि कभी पैसों के लालच में मुझसे गलतियां हुई थीं, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। मैं आज भी एक अच्छी लड़की बन सकती हूँ। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम सक्रिय। आपने उसके कथन से सहमति जताई? 1 मिलियन युआन की कटौती। यदि आप असहमति जताकर उसे उचित सीख देंगे तो इनाम 1 करोड़ युआन। मैंने उसके घमंड और बनावटी मासूमियत से भरे चेहरे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे उसकी बातें बेहद हास्यास्पद लगीं। मैं शांत स्वर में बोला, कृपया अच्छी लड़की जैसे शब्द का अपमान मत करो। सच्ची अच्छी लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती। एक पल किसी के साथ इश्क का नाटक और अगले ही पल किसी दूसरे के साथ वही खेल। अगर तुम्हें सिर्फ यही शौक है तो वो तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से दूसरों की जिंदगी प्रभावित होने लगे तो ये सिर्फ तुम्हारा निजी मामला नहीं रह जाता। मेरी बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम की कई महिला दर्शक भड़क उठी। क्या इस आदमी का दिमाग खराब है? अगर उसने पहले कुछ लोगों को डेट किया तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये आदमी तो बेहद घटिया सोच रखता है। मुझे तो लगता है कि ये सारे अमीर घरानों के लड़के भी इसी जैसे हैं। जैसी संगत वैसे लोग। मु वांगवान, डरो मत, कानून का सहारा लो और अपने अधिकारों की रक्षा करो। इस पर मुकदमा कर दो। लेकिन कई पुरुष दर्शकों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। लगता है किसी की सच्चाई सामने आने लगी, तभी इतनी बेचैनी हो रही है। अगर यह लड़की सच में निर्दोष होती तो पुलिस बुलाने में देर क्यों करती? सच तो यह है कि अगर पुलिस आ गई तो पता नहीं किसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। उधर शो की लोकप्रियता लगातार बढ़ती देख निर्देशक लिन जुआन ने आखिर राहत की सांस ली। उसने कहा, थोड़ी देर बाद मु वांगवान पलटवार करेगी, तब शो का असर और भी जबरदस्त होगा। ये कहते हुए उसने बाहें मोड़ी और ठंडी मुस्कान बिखेर दी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल मेरी बेइज्जती होना तय हो। उसी समय होस्ट व्यान ने भी कैमरे के सामने कहा, हमने विशेष रूप से भारी फीस देकर शक्तिशाली बिजनेस वुमन मिस मु वांगवान को इस शो में आमंत्रित किया है, लेकिन मिस्टर सू उन्हें इस तरह अपमानित कर रहे हैं। सच कहें तो ये देखकर हर कोई हैरान है। फिर उसने आगे कहा, अगर सूफान को मु वांगवान की असली पहचान का पता चल जाए तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? उसकी बातों के बाद लाइव स्ट्रीम का माहौल बदलने लगा। ज्यादातर दर्शक अब मुझे ही गलत ठहराने लगे। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मु वांगवान की पहचान पर भरोसा नहीं हो रहा था। व्यान ने तुरंत आगे कहा, बिग डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। बहुत जल्द हम मु वांगवान की असली पहचान सबके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन तभी अचानक एक स्टाफ सदस्य घबराया हुआ ऑफिस में दौड़ता हुआ आया। वह हाँफते हुए बोला, बॉस, मु वांगवान तो नकली सोशलाइट निकली। किसी ने उसकी कई पुरानी तस्वीरें निकाल ली हैं जिनमें वो पैसों के लिए अमीर लोगों के साथ घूमती दिखाई दे रही है। कुछ साल पहले तो एक अमीर आदमी की पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़कर सबके सामने पीटा भी था। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे सबूत हैं, आप खुद देख लीजिए। ये सुनते ही लिन जुआन गुस्से से कांप उठी। वह चिल्लाई, बस, मु वांगवान को तुरंत शो से हटा दो। उसकी असली जानकारी किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर यह सब लीक हो गया तो हमारा पूरा शो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और कर्मचारी घबराकर अंदर आया। सिस्टर लिन, जल्दी कमेंट सेक्शन देखिए। लिन जुआन ने तुरंत स्क्रीन की ओर देखा। कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। हा, ये प्रोडक्शन टीम भी कमाल करती है। हर बार ऐसे ही विवादों में घिरी लड़कियों को चुनकर ले आती है। जो हर अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश करती है, वही दूसरों के चरित्र पर सवाल उठा रही है। उधर व्यान को भी पूरी सच्चाई का पता चल गया। वह शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कैमरे की ओर देखकर बोली, प्रिय दर्शकों, अभी अभी हमारी टीम ने मु वांगवान की पहचान दोबारा जांची है। जांच में कुछ गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। हम तुरंत इस मामले की समीक्षा और सुधार की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इस गलती के लिए हम आप सभी से दिल से क्षमा चाहते हैं। इतना कहकर उसने पूरे सम्मान के साथ 90 डिग्री झुककर माफी मांगी। मु वांगवान की असली सच्चाई सामने आने के बाद उसके पास वहां से चुपचाप निकल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके बाद मैं उन अमीर घरानों के युवाओं के साथ गोल्फ क्लब पहुंच गया। वहां पहुंचकर लिंग चान ने अपने कुछ और दोस्तों को भी बुला लिया। जैसे ही उन्होंने मेरी ऑगस्टा सुपरकार देखी, सभी के होश उड़ गए। हर कोई उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगा और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा। वैसे भी पूरे हाई एंड सर्कल में मेरी ऑगस्टा सुपरकार की चर्चा पहले से ही हो चुकी थी। जब लोगों को पता चला कि उसका मालिक
गोल्फ क्लब में मौजूद है। तो उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए और वहीं पहुंचने लगे। कुछ ही देर में 100 से भी ज्यादा लोग वहां जमा हो गए। हर कोई मुझसे मिलना चाहता था। इतनी भीड़ देखकर लिंग चान भी थोड़ा असहज हो गया। चारों ओर का माहौल देखकर मैंने हल्की सी खांसी की और कहा, यहाँ तो बहुत भीड़ हो गई है, ऐसे में ठीक से मजा नहीं आएगा, क्यों ना हम सब मेरे यहाँ चलें। लिंग चान ने अनायास अपनी नाक छूते हुए पूछा, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा हैं, क्या ये ठीक रहेगा? मैं मुस्कुराया। तुम क्या सोच रहे हो? मैं अपने निजी गोल्फ कोर्स की बात कर रहा हूँ। सब लोग उत्सुक हो गए। इतने सारे लोगों का इंतजाम वहां हो जाएगा? उधर लाइव स्ट्रीम के दर्शक फिर कमेंट करने लगे, लो फिर शुरू हो गया, फिर से अमीर बनने का नाटक कर रहा है, इस बार तो इसकी पोल जरूर खुल जाएगी। लेकिन मैंने बिना घबराए पास खड़े गोल्डन सैंड्स होटल की ओर इशारा किया। वो होटल दिख रहा है? क्या वो तुम्हें छोटा लग रहा है? मेरी बात सुनते ही सबकी आंखें फैल गईं। कमाल है भाई फान, आप सच में बहुत बड़े आदमी निकले। अब समझ आया कि आपके पास ओएंगस तक क्यों है। एक व्यक्ति उत्साहित होकर बोला, सुना है उस होटल में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है, अगर वहाँ पूल पार्टी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। दूसरा बोला, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, माहौल जबरदस्त हो जाएगा। सबके उत्साहित चेहरे देखकर मैं मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ गोल्फ खेलने की बात की थी। मेरी बात सुनकर सब फिर उलझन में पड़ गए। उन्होंने कभी गोल्डन सैंड्स होटल के अंदर कोई इतना बड़ा गोल्फ कोर्स नहीं देखा था। कुछ सोशलाइट लड़कियां तो मन ही मन सोचने लगी, अगर अलग अलग खेलना पड़ा तो कितनी शर्मिंदगी होगी। लेकिन लिंग चान का व्यवहार अब भी मेरे प्रति बेहद सम्मानजनक था। वो खुद मेरी कार पार्क करवाने लगा, यहाँ तक कि हर छोटी बड़ी सुविधा के बारे में भी पूछ रहा था। उसे देखकर लगता था जैसे वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि निजी सहायक हो। बाकी लोगों को लगा कि ऑगस्टा सुपरकार वाकई शानदार है, लेकिन लिंग चान जितनी इज्जत दे रहा था वो उन्हें कुछ ज्यादा ही लगी। उधर लाइव स्ट्रीम में भी लोग लिखने लगे, सूफान तो कमाल का आदमी है, उसने तो असली अमीर घरानों के लड़कों को भी अपना प्रशंसक बना लिया। सबका अभिवादन करने के बाद मैं सीधे सुपर वीआईपी लिफ्ट की ओर बढ़ा। मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगली रखी। कुछ ही सेकंड बाद पूरे लॉबी में एक यांत्रिक महिला आवाज गूंज उठी, पहचान सफलतापूर्वक सत्यापित, आपका स्वागत है, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ये सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। हे भगवान, क्या ये हमें होटल की निजी रूफटॉप गोल्फ कोर्स पर ले जा रहा है? सच में यकीन नहीं हो रहा। गोल्डन सैंड्स होटल का निजी रूफटॉप गोल्फ कोर्स, पूरे हैतियन शहर में उसकी चर्चा है। कहा जाता है कि वहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी संपत्ति सैकड़ों अरब युआन से भी ज्यादा हो। लाइव स्ट्रीम के दर्शक फिर से पागल हो उठे। ये कोई साधारण अमीर घर का लड़का नहीं, ये तो सीधा मेरा ड्रीम मैन है। अगर अब किसी ने मेरे भाई फान के बारे में एक भी गलत बात कही तो मैं उसी समय चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। क्या ये होटल सचमुच उसी का है? मुझे तो ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। अब तो मुझे सच में शक होने लगा है कि इस शो की पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। अभी तक तो ये एक साधारण इंसान था और अब हर चीज का मालिक निकल रहा है। यह बदलाव कुछ ज्यादा ही नाटकीय है। जरूर इसमें कोई राज है। उधर मुख्य निर्देशक लिंजुआन गहरी सोच में डूब गई। उसके हाथ में अब भी सूफान की पूरी जानकारी वाली फाइल थी। उन्होंने उसे कई बार दोबारा जांच लिया था। हर बार नतीजा यही आता, सूफान एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति। लेकिन अगर वह सचमुच एक साधारण इंसान था तो आखिर ये सब कैसे संभव था? आखिर एक साधारण सा दिखने वाला इंसान इतनी अपार दौलत का मालिक कैसे हो सकता था? सबसे ज्यादा हैरान और बेचैन मु वांगलुआन और शियाओ बिंगबिंग थी। मु वांगलुआन गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, अगर मुझे पहले से पता होता कि वह इतना अमीर है तो उसकी डांट सुनना तो क्या, मैं सब कुछ सह लेती। डांट की बात छोड़ो, अगर वो मुझे मार भी देता तब भी मैं बर्दाश्त कर लेती। उधर शियाओ बिंगबिंग ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और भागते हुए बाहर निकल गई। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, काश मुझे पहले पता होता कि वो इतना दौलतमंद है, मैंने उसके साथ वैसा व्यवहार कभी नहीं किया होता। अब पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा। रोने का भी कोई फायदा नहीं है। इतना बड़ा मौका मैंने खुद अपने हाथों से गंवा दिया। यहाँ तक कि वहां मौजूद अमीर घरानों के युवाओं का समूह भी स्तब्ध रह गया। वे खुद अमीर थे, लेकिन सूफान जैसी दौलत उनके लिए भी कल्पना से बाहर थी। 3 अरब युआन का लग्जरी होटल और उसकी निजी रूफटॉप गोल्फ कोर्स जो आज तक आम लोगों के लिए कभी खुली ही नहीं थी। सब लोग दंग रह गए। एक लड़का उत्साह से बोला, भाई फान, क्या आपको एक सहायक चाहिए? मैं हर काम कर सकता हूँ। दूसरा तुरंत बोला, भाई फान, अब कुछ मत कहिए, आज से आप मेरे सगे भाई हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला सबकी सांसें फिर से थम गईं। वे सारे अमीर घरानों के लड़के छोटे बच्चों की तरह चारों तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। लिंग चान तो घुटनों के बल बैठकर लॉन की घास तक देखने लगा। उसने हैरानी से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरह की घास हमारे देश में मिलती ही नहीं। उसके बगल में लियांग भी उसी तरह बैठ गया। वो बोला, बिल्कुल सही, ये विदेश से मंगाई गई है। मैंने अपने भाई से सुना था कि इसकी थोड़ी सी घास भी लाखों नहीं तो कम से कम हजारों युआन में आती है। इतना कहते ही दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। इस जगह आकर इन अमीर युवाओं ने पहली बार असली दौलत देखी थी। उनकी हालत बिल्कुल गांव से पहली बार शहर आए लोगों जैसी हो गई थी। शुरुआत में वे उत्साह में इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ रखी हर चीज बेहद कीमती है। इसके बाद वे मुंह खोले और आंखें फैलाए
बस मेरे पीछे पीछे चलते रहे। उन्हें डर था कि कहीं गलती से कोई महंगी चीज टूट न जाए। अब सोचने पर मुझे लगा, क्या लिंग चान पहले मेरी इतनी इज्जत कर रहा था, उसे लोग चापलूसी कह रहे थे? नहीं, वह तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार था। बल्कि कुछ लोगों ने तो लिंग चान को ही टोकना शुरू कर दिया, अगर ठीक से सेवा करना नहीं आता तो हट जाओ। भाई, फान की सेवा मैं करूंगा। अगर कोई कहे कि वह मुझसे बेहतर है तो पहले मुझसे मुकाबला करे। हर कोई लिंग चान को घूर रहा था, मानो उससे उसकी जगह छीन लेना चाहता हो। असल बात तो ये थी कि इतना शानदार नजारा मैं भी पहली बार देख रहा था। लेकिन जब मैंने सबकी प्रशंसा भरी निगाहें अपनी ओर देखी तो मेरे मन में सिर्फ एक ही शब्द आया, कमाल। हालांकि चेहरे पर मैंने कोई भाव नहीं आने दिया। मैं मुस्कुराकर बोला, इतना संकोच मत कीजिए, जैसे हमेशा रहते हैं वैसे ही खुलकर आनंद लीजिए, हम सब दोस्त हैं। मेरी ये बात सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठे। सबने तुरंत अपने मोबाइल निकाले और तस्वीरें वीडियो बनाने लगे। चूंकि लिंग चान मेरे सबसे करीब था, इसलिए बाकी अमीर लड़के उसी से मेरे बारे में जानकारी लेने लगे। लिंग चान गर्व से मुस्कुराया, मुझसे मत पूछो भाई, फान का बैकग्राउंड जानने की कोशिश मत करो, पहले अपनी हैसियत देखो। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी किस्मत है। मेरे दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। उसकी ये बात सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे ज्यादा सवाल करे। थोड़ी देर बाद असली कार्यक्रम शुरू हुआ, गोल्फ खेलना। मैंने इससे पहले कभी गोल्फ नहीं खेला था, सिर्फ टीवी पर देखा था। लेकिन जैसे जैसे हर शॉट के बाद लोग वाह और कमाल का शॉट कहते रहे, मुझे अचानक एक बात समझ में आ गई। जब किसी इंसान के पास पैसा और ताकत होती है तो चाहे वह कितना भी साधारण काम करे, लोग उसकी भी तारीफ करने के लिए तैयार रहते हैं। यही दौलत का असली आकर्षण है। उधर प्रोडक्शन टीम तीसरी महिला टेस्टर चुनने में लगी हुई थी। वे अभी भी सूफान से हार मानने वाले नहीं थे। उनका मानना था कि अगर किसी तरह सूफान की असली सच्चाई सामने आ जाए तो उसी वीडियो के सहारे उसे दबाव में लाकर उससे फायदा उठाया जा सकता है। मुख्य निर्देशक लिन जुआन का विश्वास था कि दुनिया में कोई भी आदमी पूरी तरह अच्छा नहीं होता। कुछ ही देर में उन्होंने एक नई लड़की चुन ली। उन्हें लगा कि वह मेरे स्वभाव के हिसाब से सबसे उपयुक्त रहेगी। उसका नाम था शेन चिन। वह गांव से थी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। उसके पास 2 डॉक्टरेट डिग्रियां भी थीं। सबसे बड़ी बात, उसके नाम पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। इस समय शेन चिन के चेहरे पर एक शांत और विनम्र मुस्कान थी। उसने शो के पिछले सारे एपिसोड देख रखे थे। पहली दोनों महिला टेस्टरों का व्यवहार देखकर उसे घिन आती थी। वह सोचती थी वे दोनों कितनी घटिया और ओछी थी। कुछ देर बाद कैमरा फिर से रूफटॉप गोल्फ कोर्स पर पहुंचा। मैंने कुछ देर गोल्फ खेला, लेकिन जल्दी ही मेरा मन भर गया। मैंने बहाना बनाया और अकेला नीचे ताजी हवा लेने चला गया। जैसे ही मैं होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, शेन चिन की नजर मुझ पर पड़ गई। वह वहां अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट के प्रचार के लिए पर्चे बांट रही थी। तेज धूप में उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी मेहनत और मासूमियत देखकर किसी को भी उस पर दया आ सकती थी। जब उसने देखा कि मैं उसी दिशा में आ रहा हूं तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अमीर पुरुषों को मेहनती लड़कियां पसंद आती हैं। सूफान, अब देखना मैं तुम्हें कैसे अपना बना लेती हूँ। लेकिन बाहर से उसने अपने काम में कोई डील नहीं दिखाई। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मुस्कुराते हुए एक पर्चा मेरी ओर बढ़ाया। साथ ही जानबूझकर अपने चेहरे का पसीना पोंछा और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, नमस्ते, क्या आप हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे? लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बिना रुके आगे बढ़ने लगा। ये देखकर शेन चिन के माथे पर हल्की शिकन आ गई। वह मन ही मन बोली, क्या बात है, अब भी कोई असर नहीं हुआ? लगता है अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये सोचकर उसने आंखें घुमाई और अचानक बेहोश होने का नाटक करते हुए नीचे गिरने लगी। उसी समय सिस्टम सक्रिय हो गया। विशेष परिस्थिति शुरू। यदि आप उसकी मदद करेंगे तो आपको गुड समैरिटन कार्ड मिलेगा। यदि आप उसकी चाल पहचान कर उसे बेनकाब करेंगे तो आपको 5 करोड़ युआन का इनाम मिलेगा। मेरी आंखें चमक उठी। लो, फिर एक नया मिशन आ गया। जैसे ही शेन चिन नीचे गिरने लगी, मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल मैंने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। ये देखकर लाइव स्ट्रीम में फिर हलचल मच गई। लो, फंस गया। मुझे पहले से पता था, दुनिया में कोई भी आदमी पूरी तरह अच्छा नहीं होता। जरूर उसकी मेहनत देखकर इसका दिल पिघल गया। लगता है वो ऊपर बैठे अपने अमीर दोस्तों को बुला रहा है ताकि सब मिलकर उसकी मदद करें। उधर कंट्रोल रूम में वह प्लानर जिसने शेन चिन को चुना था, खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह उत्साह से बोला, सिस्टर लिन, आज तो इतिहास बन गया। शो खत्म होने के बाद मुझे कोई इनाम तो मिलेगा ना? उसने खुशी से दोनों हाथ रगड़ने शुरू कर दिए। मुख्य निर्देशक लिन जुआन भी जोर जोर से हंस रही थी। वह बोली, चिंता मत करो, तुम्हें अच्छा खासा इनाम मिलेगा। लेकिन तभी जब सबको लगा कि मैं पूरी तरह जाल में फंस चुका हूं, अचानक ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने मोबाइल कान से लगाया और सीधे 110 डायल कर दिया। हेलो, मैं गोल्डन सैंड्स होटल के मुख्य द्वार पर हूँ। यहाँ कोई व्यक्ति नकली सामान बेच रहा है और संदिग्ध तरीके से प्रचार कर रहा है। कृपया तुरंत पुलिस भेजिए। मेरी बात सुनते ही पूरी लाइव स्ट्रीम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। कमेंट सेक्शन एकदम खाली हो गया। लेकिन अगले ही पल टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। कई पुरुष दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भाई
आपको सलाम। मुझे लगा था इस बार आप सच में फंस जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग गुस्से से भर उठे। ये क्या बेहूदगी है? वे लड़की इतनी मेहनत से अपनी कंपनी का सामान बेच रही थी, थककर गिर गई और इसने सीधे पुलिस बुला ली। क्या इस इंसान में जरा भी इंसानियत नहीं है? बिना किसी सबूत के किसी को नकली सामान बेचने वाला कह दिया। सच में इतना घटिया आदमी है। उधर शेन चिन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे समझने में काफी समय लग गया कि अभी हुआ क्या है। वो घबराकर बोली, मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन मेरा उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैंने गंभीर स्वर में कहा, तुम जो कर रही हो वह कानून के खिलाफ है। मैं पुलिस को बुला चुका हूँ। उनके आने तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मेरी बात सुनते ही शेन चिन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह सीधे मेरे करीब आकर झुक गई। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह धीमी मादक आवाज में बोली, भैया मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं नकली सामान नहीं बेच रही हूँ। ये सारे प्रोडक्ट मैंने खुद तैयार किए हैं और मेरी कंपनी भी पूरी तरह रजिस्टर्ड है। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बेबस नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, भैया आप मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन मैं उसकी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। मैंने ठंडे स्वर में कहा, ये नाटक बंद करो। नकली सामान बेच रही हो या नहीं, इसका फैसला पुलिस की जांच के बाद हो जाएगा। और अगर सामान असली भी हुआ तब भी किसी 5 सितारा होटल के बाहर कॉस्मेटिक्स के पर्चे बांटना अपने आप में शक पैदा करता है। सच सच बताओ, तुम यहाँ सच में मेकअप का सामान बेच रही हो या किसी और मकसद से आई हो? मेरी बात सुनकर शेन चिन एक बार फिर सन्न रह गई। वह कमजोर आवाज में बोली, भैया आपकी बातें सचमुच मुझे बहुत दुख पहुंचा रही हैं। क्या आप मुझे पहले किसी ठंडी जगह ले जा सकते हैं? मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। उसकी आवाज इतनी बेबस और दयनीय थी कि अगर किसी के दिल में जरा भी हमदर्दी होती तो शायद वह तुरंत उसकी मदद कर देता। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वह सफल हो जाएगी। लेकिन मैंने सिर्फ हल्की सी ठंडी हंसी हंसी। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। भागने का मौका ढूंढ रही हो, है ना? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मुझसे ज्यादा बातें मत करो। लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन फिर से फट पड़ा। ये आदमी इतना पत्थरदिल कैसे हो सकता है? जरा सी भी इंसानियत नहीं है इसमें। क्या ये सच में इंसान है? ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा न्यायप्रिय इंसान यही हो? अब तो इसे देखकर ही चिढ़ होने लगी है। होटल में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थी, इसलिए पुलिस भी कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। मैंने तुरंत हाथ उठाकर कहा, ऑफिसर यही है वो लड़की। लेकिन पुलिस को देखकर भी शेन चिन बिल्कुल नहीं घबराई। उसने शांति से कहा, ऑफिसर मैं तो सिर्फ अपनी कंपनी के कॉस्मेटिक्स का प्रचार कर रही हूँ। ये मेरी कंपनी का बिजनेस लाइसेंस है। हमारी कंपनी अभी नई है, इसलिए फिलहाल हम अपने प्रोडक्ट घाटे में बेच रहे हैं ताकि लोगों का भरोसा जीत सकें। मैंने उसकी तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, इतनी कम कीमत पर सामान बेच रही हो, क्या उसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी है? और जो महिलाएं गोल्डन सैंड्स होटल में ठहरती हैं, वे तुम्हारे जैसे सस्ते प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएंगी। इसलिए मुझे अभी भी शक है कि तुम यहाँ सिर्फ कॉस्मेटिक्स बेचने नहीं आई हो। मेरी बात सुनकर शेन चिन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सभी प्रोडक्ट पूरी तरह प्रमाणित हैं। अगर भरोसा नहीं है तो जांच करवा लीजिए। पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा। हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे, लेकिन आज के बाद आपको इस होटल के बाहर पर्चे बांटने की अनुमति नहीं होगी। फिर वह मेरी ओर मुड़े और बोले, समय रहते संदिग्ध गतिविधि की सूचना देना हर नागरिक का कर्तव्य है। आशा है आप आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पुलिस के जाते ही सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। मिशन पूरा, इनाम सफलतापूर्वक प्रदान किया गया। मोबाइल पर खाते में पैसे आने का संदेश देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर शेन चिन वहीं खड़ी गहरी सांस ले रही थी। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह थकी हुई आवाज में बोली, भैया शायद मुझे लू लग गई है। मेरे पूरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। क्या आप मुझे किसी छांव वाली जगह तक सहारा देकर ले जा सकते हैं? मैं कुछ कह पाता उससे पहले सिस्टम फिर सक्रिय हो गया। विकल्प सक्रिय। बेहोशी का नाटक करने वाली लड़की की मदद करें, महामूर्ख की उपाधि प्राप्त करें, उसकी चाल पकड़कर उसी से कीमत वसूल करें, इनाम 1 करोड़ युआन। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पहले ही अंदाजा था मामला इतना आसान नहीं है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम सच में कोई संदिग्ध इंसान नहीं हो तो चलो किसी छांव में बैठकर आराम कर लेते हैं। इसके बाद मैं उसे होटल के एक ठंडे और छायादार हिस्से में ले गया। वह बैठ गई। अपने माथे पर हाथ रखते हुए उसने हल्का सा झुककर मुझे धन्यवाद कहा। झुकते समय उसने जानबूझकर अपना गला और सीना मेरी नजरों के सामने आने दिया। वह मुस्कुराकर बोली, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर धीरे से बोली, मैंने सुना है कि लू लगने पर हल्की मालिश करने से आराम मिलता है। भैया क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? इतना कहकर वह फिर मेरी तरफ झुकने लगी, लेकिन मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने मोबाइल निकाला और सीधे 120 पर कॉल लगा दी। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इन चीजों की कोई जानकारी नहीं है। मैंने एम्बुलेंस बुला दी है, तुम बस यहीं बैठकर आराम करो। मेरी बात सुनकर शेन चिन पूरी तरह अवाक रह गई। उसे लगा था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो चुका हूँ, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मैं पूरे समय उससे दूरी बनाए खड़ा रहा। गंभीर चेहरे से मैंने कहा, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी, और हाँ, एम्बुलेंस का बिल देना मत भूलना। ये सुनते ही शेन चिन का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ने लगा। उसके मन में मुझे लेकर न जाने कितनी गालियां उमड़ रही थी। कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि कहां से शुरू करे। अभी कुछ देर पहले तक वह मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, और अब इतने लोगों के सामने वही खुद शर्मिंदा हो रही थी। ये खुला अपमान था। उसने मन ही मन दांत पीसे। ये
आदमी सचमुच बहुत चालाक है। लगता है अब मुझे और बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया। धीरे धीरे उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। वह बेहद बेचारी दिखाई देने लगी। रूंधे गले से बोली, भैया, अपना बिजनेस शुरू करने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। इस समय मेरे पास एम्बुलेंस का किराया देने तक के पैसे नहीं है। इसके बाद उसने आंसू पोंछते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं बस एक साधारण लड़की हूँ जो अपने परिवार का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रही है। मजबूरी में मुझे अपना कारोबार शुरू करना पड़ा। हर छोटा बड़ा काम मुझे खुद करना पड़ता है। सुबह से रात तक काम करते करते मैं थक कर गिर जाती हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से अच्छे प्रोडक्ट बनाती हूँ, उन्हें बहुत कम दाम पर बेचती हूँ। इसी वजह से मेरे पास खुद के लिए भी पैसे नहीं बचते। उसकी आवाज सिसकियों से भर गई। छोटा सा शरीर लगातार कांप रहा था, लेकिन मैं पूरे समय शांत चेहरे के साथ उसे देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। ये देखकर वह और जोर जोर से रोने लगी। भैया, क्या आप मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? उसी समय सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। विकल्प सक्रिय, उसकी मदद करें, सुप्रीम मूर्ख की उपाधि प्राप्त करें तथा आर्थिक नुकसान उठाएं, उसे ठुकराकर उसकी मानसिक रक्षा पूरी तरह तोड़ दें। इनाम 8 करोड़ युआन। यदि मूल्यांकन ग्रेड ए से ऊपर पहुंचा तो अतिरिक्त विशेष इनाम मिलेगा। सिस्टम की बात सुनकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर सिस्टम मुझे पहले से सचेत न करता तो शायद मैं भी इस लड़की की असली मंशा समझ नहीं पाता। मैंने उसकी रोती हुई शक्ल देखकर व्यंग्य से कहा, बस करो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, ऐसा दिखाने का नाटक मत करो। हर बात में मैं तो सिर्फ एक लड़की हूँ कहना बंद करो। तो क्या हुआ अगर तुम लड़की हो? इस दुनिया में सिर्फ औरतें और मर्द ही तो रहते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्या लोगों की सहानुभूति बटोर कर उनसे फायदा उठाना चाहती हो? मेरी तीखी बात सुनकर शेन चिन हक्का बक्का रह गई। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इतने अमीर लगते हैं, आपके लिए पैसा कमाना आसान होगा। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। वह बाहर से बेहद मासूम और बेबस दिख रही थी, लेकिन मन ही मन मुझे जोरदार थप्पड़ मारने की इच्छा कर रही थी। बस सोच रही थी, अगर तेरे पास इतना पैसा ना होता तो क्या मैं तेरी शक्ल भी देखती? लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पिघला। मैंने सिर्फ 3 शब्द कहे। क्यों करूं? ये 3 शब्द सुनते ही उसने होंठ काट लिए। वह घुटनों में सिर छिपाकर और जोर से रोने लगी। दुनिया कितनी नाइंसाफ है। आप इतने अमीर होकर भी मेरी मदद नहीं करना चाहते। मैं हर दिन इतनी मेहनत करती हूँ। बिजनेस शुरू करने के बाद जितना मैंने कमाया, शायद उतना पैसा आप एक दिन में खर्च कर देते होंगे। मुझ पर थोड़ा सा तरस खा लीजिए। जब मैं सफल हो जाऊंगी तो आपका सारा एहसान चुका दूंगी। ये कहते हुए उसने फिर आंसू पोंछ लिए। ये दृश्य देखकर लाइव स्ट्रीम के ज्यादातर दर्शकों का दिल पसीज गया। कमेंट आने लगे, ये सूफान आखिर इंसान है भी या नहीं? शेन चिन इतनी मेहनती और बेचारी लड़की है, उसके पास इतना पैसा है, फिर भी एम्बुलेंस का किराया तक नहीं दे रहा। सच में अब तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं उसकी आंखों में झांककर मुस्कुराया। मानना पड़ेगा, भावनात्मक दबाव डालने का तरीका बहुत शानदार है। लेकिन अगर मेरे पास पैसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह आसमान से बरसा है? दुनिया में ऐसा कौन है जो बिना मेहनत के पैसा कमाता है? और कौन सा कारोबार बिना संघर्ष के खड़ा होता है? उसी समय एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। डॉक्टर और नर्स नीचे उतरे। उन्हें देखकर शेन चिन घबरा गई। वह जल्दी से बोली, नहीं, अब जरूरत नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वह सोच रही थी, अगर सच में एम्बुलेंस उसे अस्पताल ले गई तो वह सबके सामने मजाक बन जाएगी। यकीन दिलाने के लिए उसने हाथ पैर तक हिलाकर दिखाए। सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को बेवजह तकलीफ हुई, उसके लिए माफ कीजिए। मुख्य डॉक्टर ने कुछ बेबसी से उसकी तरफ देखा। माफ कीजिए मैडम, एक बार एम्बुलेंस रवाना हो जाए तो चाहे मरीज को ले जाया जाए या नहीं, शुल्क फिर भी देना पड़ता है। आखिरकार शेन चिन ने मजबूरी में एम्बुलेंस का पूरा बिल खुद चुकाया। उसी समय एम्बुलेंस का सायरन सुनकर लिंग चान भी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। मुझे देखते ही वह हैरान रह गया। वह पास आकर बोला, भाई फान, क्या हुआ यहाँ? मैं मुस्कुरा कर बोला, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा ताजी हवा लेने नीचे आया था और रास्ते में किसी की थोड़ी सी मदद कर दी। वैसे भी मैं तो बस किसी की मदद ही कर रहा था। मेरी ये बात सुनते ही शेन चिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर लिंग छान के कपड़ों पर पड़ी। उनके पहनावे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी बेहद अमीर परिवार से है। लिंग चान ने मुस्कुराते हुए अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और बोला, भाई फान, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। वैसे ऊपर कुछ लड़कियां और डांस कर रही हैं, चलिए साथ में देखते हैं। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलते हैं। जैसे ही हम दोनों मुड़कर जाने लगे, शेन चिन ने अचानक आवाज लगाई, भैया मुझे भी अपने साथ दुनिया देखने ले चलिए। आपने पहले जो बातें कही थी उन पर मैंने बहुत सोचा। शायद सच में मैं अमीर लोगों की दुनिया को समझ ही नहीं पाई। मेरे लिए भी यह एक अच्छा मौका होगा। ये कहते समय उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। जानबूझकर उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि हम दोनों साफ सुन सकें। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उसके चेहरे पर बनी मासूमियत और बेबसी देखकर उसे मना करना ऐसा लगता मानो किसी गरीब पर जुल्म कर रहा हूं। आखिरकार मैंने हल्के से सिर हिलाकर इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही शेन चिन खुशी खुशी हमारे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में हम होटल की छत पर बने निजी गोल्फ कोर्स पर पहुंच गए। चारों ओर का नजारा देखकर शेन चिन की आंखें फैल गईं। वह इतनी हैरान हुई कि कुछ पल तक उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसी क्षण उसके मन में एक नया संकल्प जाग उठा। उसने मन ही मन कहा, सूफान, आज चाहे कुछ भी हो जाए
मुझे तुम्हें अपना बनाकर ही रहना है। उधर लाइव स्ट्रीम में शेन चिन के शरीर पर लगे छोटे कैमरे की वजह से दर्शकों को पूरा निजी गोल्फ कोर्स साफ दिखाई दे रहा था। कमेंट सेक्शन फिर से पागल हो उठा। ये तो हद से ज्यादा शाही जिंदगी है। लाउंज के आसपास रखे ये सारे बड़े बड़े जार और फूलदान मुझे तो किसी प्राचीन संग्रहालय की चीजें लग रही हैं। इधर मैं और लिंग चान ऊपर पहुंचकर बाकी लोगों से बातें करने लगे। बातों बातों में चर्चा कारोबार और स्टार्टअप पर आ गई। इतना सुनते ही शेन चिन की आंखें चमक उठी। उसे लगा यही उसका मौका है। उसने ठुड्डी हल्की ऊपर उठाई। चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। वह बोली, बिजनेस करना सच में बहुत कठिन होता है। मैं कंपनी खड़ी करने के लिए रोज सिर्फ कुछ ही घंटे सोती हूँ। साथ ही अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हूँ। इतने तनाव की वजह से मेरे बाल तक झड़ने लगे हैं, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज मैंने शून्य से शुरुआत करके करोड़ों युआन कमा लिए हैं। ये कहते हुए उसकी नजर भीड़ पर घूम गई। वह मन ही मन सोच रही थी, तो क्या हुआ अगर ये सब अमीर हैं? इनकी दौलत तो इनके माँ बाप की है। उसी समय वहां मौजूद एक अमीर लड़की उत्सुक होकर बोली, दीदी आप इतनी मेहनती भी हैं और इतनी सुंदर भी, तो आपको किस तरह का लड़का पसंद है? असल में वहां मौजूद लगभग हर कोई यही जानना चाहता था। शेन चिन ने शर्माने का अभिनय करते हुए हल्की मुस्कान दी, फिर चुपके से मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे भाई सू जैसे लड़के पसंद हैं। ये कहकर उसने फिर मेरी ओर एक नजर डाली। इसके बाद वो बोली, वैसे मेरी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, बस लड़के की लंबाई 190 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ना ज्यादा मोटा हो और ना बहुत दुबला, थोड़ी अच्छी बॉडी होनी चाहिए। चेहरा भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बच्चों के जीन खराब हो जाएंगे। कमाई भी अच्छी होनी चाहिए, हर महीने मुझे कम से कम 1 लाख युआन जेब खर्च दे। उसकी बातें सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन शेन चिन को जैसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर आगे बोली, और हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया है, इसलिए लड़के को हर साल मेरे परिवार को कम से कम 20 लाख युआन देने चाहिए। ज्यादा नहीं मांग रही हूँ। शादी के समय दहेज भी कम से कम 50 लाख युआन होना चाहिए। साथ ही मेरे परिवार के लिए 4 मकान भी खरीदने होंगे। उन सभी मकानों का मालिकाना हक मेरे छोटे भाई के नाम होना चाहिए। वह अभी छोटा है, लेकिन शादी के बाद उसके काम आएंगे। मैं खुद भी काबिल हूँ और अच्छी कमाई करती हूँ, इसलिए मेरी ये मांगे ज्यादा तो नहीं है ना? उसकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, बस करो, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? माता पिता की सेवा का बहाना बनाकर दूसरों की जेब काटना चाहती हो। ऐसे परिवार को क्या कहा जाए? हर साल 20 लाख युआन, हर महीने 1 लाख जेब खर्च, ये तो खुली लूट है। मैं अभी तक तुम्हारी इज्जत रख रहा था, लेकिन अब सच में कहूंगा, थोड़ी शर्म कर लो। मेरी बात सुनते ही शेन चिन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। आसपास बैठे सारे अमीर युवक उसे व्यंग्य भरी नजरों से देखने लगे। मुझे शांत देखकर उसने दांत भींच ली। गुस्से में बोली, अगर इंसान खुद अपने बारे में नहीं सोचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ये कहावत नहीं सुनी? मैंने जो कुछ पाया है सब अपनी मेहनत से कमाया है। तुम लोग तो सिर्फ अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रहे हो। मुझे नीचा दिखाने का तुम्हें क्या अधिकार है? अगर तुम्हारे माँ बाप का सहारा छिन जाए तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो। उसकी बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम के कई दर्शकों ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही कहा, इनकी किस्मत बस थोड़ी अच्छी रही। हाथ में कुछ पैसे आ गए तो खुद को भगवान समझने लगे। अगर कोई लड़की काबिल है तो उसे ऐसा साथी ढूंढने में क्या बुराई है जो उसका बोझ बांट सके? शेन चिन ने ठंडी हंसी हंसी। बाहें बांधकर उसने ठुड्डी ऊपर उठाई और मुझे घूरते हुए बोली, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारे माँ बाप की वजह से है। अगर उनका सहारा न होता तो तुम कुछ भी नहीं होते। मुझे उपदेश देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये होटल, ये महंगी गाड़ियां, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर पर पहने हुए कपड़े भी, क्या ये सब तुम्हारे माँ बाप के पैसे से नहीं आए? अगर उनका पैसा ना होता तो तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं होती। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद कई अमीर युवाओं के चेहरे उतर गए, क्योंकि सच यही था कि उनमें से ज्यादातर के पास खुद का कोई कारोबार नहीं था। उनके खर्च का पैसा उनके परिवार से ही आता था। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों को लगा कि शेन चिन ने बिल्कुल सही बात कही है। प्रोडक्शन टीम तो खुशी से झूम उठी। एक कर्मचारी बोला, बहुत बढ़िया, मुझे तो पहले से ही ये अमीर लड़के पसंद नहीं थे। हर समय खुद को बहुत बड़ा समझते रहते हैं। आज सही जगह चोट लगी है। मुख्य निर्देशक लिंजुआन भी उत्साह में मेज पर हाथ मारकर बोली, देखा सूफान अब तक कितना घमंड दिखा रहा था, आज उसे भी बराबरी का जवाब मिल गया। अब देखती हूँ कैसे जवाब देता है। उसने तुरंत बैकएंड डेटा देखा। इस बार लगभग सारे कमेंट एक ही तरफ थे। ज्यादातर लोग मेरे खिलाफ बोल रहे थे। कई पुरुष दर्शक भी लिख रहे थे, ये सूफान भी बड़ा मजेदार है। अगर इसके माँ बाप ने इसे ये हैसियत न दी होती तो ये हर वक्त दूसरों को ज्ञान नहीं बांटता। अगर माँ बाप का सहारा ना होता तो कब का किसी से पिट चुका होता। लेकिन तभी मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर शांत स्वर में बोला, माफ कीजिए, लेकिन आप सबको निराश होना पड़ेगा। मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर नहीं हूँ, मैं पहली पीढ़ी का सेल्फ मेड अमीर हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मेरी बात सुनते ही पूरा माहौल जम गया। शेन चिन की आंखें फैल गईं। असंभव, तुम झूठ बोल रहे हो। लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन फिर से फट पड़ा। हे भगवान, क्या ये सच है? इतनी जबरदस्त पलटवार की उम्मीद किसी को नहीं थी। सूफान तो अभी 20-22 साल का ही लगता है। इतनी कम उम्र में इतना सब नामुमकिन। शेन चिन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना पैसा? किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या मैं 3 साल की बच्ची हूं? मैंने बिना कुछ कहे अपना टैबलेट निकाला।
उसमें आधिकारिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन वेबसाइट खोल दी। सब लोग उत्सुकता से आगे झुक गए। उसमें साफ लिखा था, लग्जरी कारें, विलाएं, होटल, सब कुछ मेरे नाम पर दर्ज था और हर संपत्ति मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। मैंने टैबलेट सीधे शेन चिन्ह के हाथ में दे दिया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके लिए वह दृश्य किसी आसमानी बिजली से कम नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। वह अविश्वास से स्क्रीन को घूरती रह गई। सब कुछ सचमुच उसी के नाम था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये कैसे संभव है? इसने आखिर इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर लिया? उधर लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी दंग रह गए। इतनी कम उम्र, इतनी दौलत और सब कुछ खुद की मेहनत से। अब अगर कोई कह दे कि ये आदमी परमाणु बम भी फाड़ सकता है तो शायद मैं वो भी मान लूं। शेन चिन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। लेकिन उसी क्षण उसे पहली बार सूफान पहले से भी ज्यादा आकर्षक लगने लगा। जवान, बेहद अमीर और पूरी तरह सेल्फ मेड। क्या यही तो उसका आदर्श पुरुष नहीं था? उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर मैं किसी तरह सूफान का दिल जीत लूं और थोड़ी सी चालाकी से उसे अपने प्यार में बांध लूं तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यही सोचते हुए उसकी नजर पास रखे एक प्राचीन फूलदान पर पड़ी। उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई, होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने व्यंग्य भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, मान लिया कि तुम सच में बहुत अमीर हो, लेकिन जरा उस फूलदान को देखो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह कांक्षी काल का नीले रंग वाला दुर्लभ दीर्घायु चीनी मिट्टी का फूलदान है। ऐसी चीजें तो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी असली होने का दावा करोगे? इतना कहकर उसने मुझे चुनौती भरी मुस्कान से देखा। उधर लाइव स्ट्रीम के दर्शकों की उत्सुकता भी चरम पर पहुंच गई। हाँ हाँ हाँ, अब पकड़ा गया। इतना दिखावा कर रहा था। अब किसी जानकार ने पोल खोल दी। सच में बहुत शर्मनाक है। सूफान को तो दिखावा करने की बड़ी आदत है, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ कोई प्राचीन वस्तुओं का जानकार भी मौजूद होगा। इस बार तो खुद ही अपने जाल में फंस गया। प्रोडक्शन टीम की तरफ से तभी एक स्टाफ सदस्य घबराया हुआ भागता हुआ डायरेक्टर के पास पहुंचा। सिस्टर लिंग, जल्दी कीजिए, मौके पर मौजूद टीम को तुरंत शेनचिंग को रोकने के लिए कहिए। वह फूलदान असली है। एक रहस्यमयी अरबपति ने उसे विदेश में 18 करोड़ युआन में खरीदा था और बाद में उसे गुप्त रूप से हमारे लिए उधार दिया। और वह रहस्यमयी कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि सूफान ही है। आमतौर पर वह फूलदान उसी के घर में रखा रहता है। जरूरत पड़ने पर ही म्यूजियम उससे उधार लेता है। ये सुनते ही लिंग युआन के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। हम बर्बाद हो गए। इस बार तो सचमुच बड़ी मुसीबत आ गई। उसने घबराकर गहरी सांस ली। उधर मैंने पास की दराज खोली और कुछ दस्तावेज निकालकर सबके सामने रख दिए। ये उस फूलदान की नीलामी का खरीद अनुबंध और भुगतान रसीद है। कभी कभी मैं इसे संग्रहालय को प्रदर्शनी के लिए उधार दे देता हूँ। वे इसे राष्ट्रीय धरोहर कहते हैं, लेकिन बाकी समय यह मेरे ही घर में रखा रहता है। शेनचिंग पूरी तरह सन्न रह गई। उसकी आंखें फैल गईं और दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर गया। ये कैसे हो सकता है? वह चीज सच में इसकी है? ऐसा कैसे संभव है? अब उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देने लगी। मैं नहीं मानती, ये सब नकली है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वह चिल्लाती हुई मेरे हाथ से रसीद छीनने के लिए लपकी, लेकिन लिंग चान ने तुरंत उसे पीछे धक्का दे दिया। सिक्योरिटी, इस पागल औरत को तुरंत बाहर निकालो। उसके इतना कहते ही सुरक्षाकर्मी पहुंच गए। उन्होंने शेनचिंग की बाह पकड़ ली और उसे बाहर ले जाने लगे। वह शर्म, गुस्से और घबराहट से बुरी तरह तड़प रही थी। नीचे पहुंचते ही उसके फोन की घंटी बजी। प्रोडक्शन टीम की कॉल थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अभी कितने बड़े लोगों को नाराज कर दिया? अगर काम नहीं कर सकती तो निकल जाओ। डायरेक्टर लिंग युआन गुस्से से फट पड़ने वाली थी। शेनचिंग ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, लीडर, इस बार गलती मेरी थी। मैं कुछ देर के लिए अपना आपा खो बैठी थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अभी भी कई तरीके बाकी हैं। इस बार मैं सूफान को जरूर संभाल लूंगी। फोन के दूसरी तरफ उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर लिंग युआन का गुस्सा कुछ शांत हुआ। मुझे पता है तुम काबिल हो और मैं तुम्हारी प्रतिभा की कद्र करती हूँ। इस बार हर हाल में सफल होना। काम पूरा हुआ तो तुम्हें अलग से बोनस मिलेगा। ये सुनते ही शेनचिंग की आंखें चमक उठीं। भले ही अभी अभी उसे बुरी तरह डांट पड़ी थी, लेकिन उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसने न सिर्फ अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया था, बल्कि कई अमीर घरानों के वारिसों से भी पहचान बना ली थी। और अगर किसी तरह सूफान को अपना बना लेती तो त्यानाहाई की सबसे सफल और प्रभावशाली महिला बन सकती थी। समय बीतता गया। सबने साथ बैठकर रात का खाना खाया और फिर अपने अपने घर लौट गए। उस समय मैं अपने विला के सोफे पर आराम से बैठा पिछले 2 दिनों में मिले सिस्टम रिवॉर्ड के मैसेज देख रहा था। अगर यह सब कुछ पहले होता तो मैं सपने में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। तभी लिंग चान का फोन आया। भाई फैन, कल त्यानाहाई ग्रैंड हॉल में एक चैरिटी ऑक्शन है। मैंने आपकी सारी एंट्री और कागजी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर दी है। आपको बस समय पर आ जाना है। मैं पहले मना करने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। मैंने मन ही मन सोचा, अब सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा बार ट्रिगर हो रहा है और हर बार इनाम भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पूरे दिन घर में ही बैठा रहा तो आगे कोई नया अनुभव या रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? ये सोचकर मैंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, कल मिलते हैं। फोन रखने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा, वैसे कुछ दिन पहले तुम उस ऑगस्टा कार की तारीफ कर रहे थे ना, अब वह कार तुम्हारी हुई। ये सुनते ही लिंग चान खुशी से उछल पड़ा। धन्यवाद,
गॉडफादर। अगले दिन मैं समय से पहले ही नीलामी स्थल पहुंच गया। लिंगचान मुझे लेकर वीआईपी लाउंज में गया। अंदर बैठे लोग साधारण नहीं थे, उनमें कई ऐसे बड़े उद्योगपति और प्रभावशाली लोग भी मौजूद थे जिन्हें अक्सर टीवी समाचारों में देखा जाता था। उधर प्रोडक्शन टीम की ओर होस्ट वे यान मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने बोली, प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी परीक्षक शेनचिंग। पिछले अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अब वे पूरे आत्मविश्वास के साथ लौटी हैं। इस बार उनका लक्ष्य है तूफान को हर हाल में मात देना। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर कैमरा दूसरी ओर घूम गया। शेनचिंग बेहद शानदार और आकर्षक गाउन पहनकर दिखाई दी। उसके साथ 10 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड और असिस्टेंट चल रहे थे। उसकी शाही एंट्री ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन मेरी नजर तक उस पर नहीं गई। वह जानबूझकर मेरे सामने आकर रुकी, एक हाथ कमर पर रखा, दूसरे हाथ से अपने बाल पीछे किए और पूरी अदा के साथ ऐसे खड़ी हो गई जैसे कह रही हो, देखना आज तुम्हें मेरे प्यार में पड़ना ही पड़ेगा। कुछ पल रुकने के बाद उसने ऐसे अभिनय किया जैसे अभी अभी उसने मुझे देखा हो और मुस्कुराकर मेरा अभिवादन करने ही वाली हो, लेकिन मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं सीधे उसके पास से निकल गया। ये देखकर शेनचिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। वह गुस्से में जमीन पर पैर पटकने लगी। लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो गए। हा, इतनी देर से पोज बनाकर खड़ी थी और भाई ने एक नजर तक नहीं डाली। हमारे भाई सूफान घमंडी लोगों की अकड़ ऐसे ही निकालते हैं, उन्हें इस तरह की चालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर बाद सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। नीलामी का संचालक शानदार सूट पहनकर मंच पर आया। सुप्रभात सम्मानित अतिथिगण, तियानहाई सिटी चैरिटी ऑक्शन में आपका स्वागत है। इस नीलामी से प्राप्त होने वाली पूरी राशि पहाड़ी क्षेत्रों के गरीब बच्चों की सहायता के लिए दान की जाएगी। सबसे पहले पेश है यह नीलम का हार। इसकी शुरुआती बोली 50 लाख युआन है। कृपया अपनी बोली लगाइए। मैं चुपचाप बैठा सब देखता रहा। मैंने कोई बोली नहीं लगाई। कई द्वार की बोली लगने के बाद जब हथौड़ा गिरने ही वाला था, तभी संचालक के ईयरपीस में किसी ने सूचना दी। उसे संदेश मिलते ही उसने घोषणा की, एक रहस्यमयी खरीदार ने 2 करोड़ युआन की नई बोली लगाई है। क्या इससे अधिक कोई बोली लगाना चाहेगा? उसने 3 बार पूछा, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि यह कीमत उस हार के वास्तविक मूल्य से कहीं ज्यादा थी। इसके बाद कई और वस्तुओं की नीलामी हुई। उनमें से अधिकांश उसी रहस्यमयी खरीदार ने खरीद ली। मैं अब भी शांत बैठा रहा। बीच बीच में बस अपना फोन निकालकर संदेश देख लेता। हर नए ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। लेकिन मेरी इस चुप्पी ने शेनचिंग को बेचैन कर दिया। उसकी पूरी योजना यही थी कि जैसे ही सूफान बोली लगाएगा, वह जानबूझकर कीमत बढ़ाएगी। वह चाहती थी कि मैं उसके चक्कर में जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर दूं, बाद में पछताऊं और गुस्से में अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा दूं। लेकिन उसकी सारी गणनाएं बेकार हो गईं। नीलामी की शुरुआती कीमतें ही इतनी ऊंची थीं कि वह खुद उनमें हिस्सा लेने की हैसियत नहीं रखती थी। कुछ समय बाद संचालक ने गंभीर आवाज में घोषणा की, अब हम आज की अंतिम वस्तु की नीलामी शुरू करने जा रहे हैं। यह है एक रहस्यमयी दाता द्वारा दान किया गया सेलेडोन चीनी मिट्टी के फूलदानों का दुर्लभ जोड़ा। विशेषज्ञों की जांच के अनुसार ये शाही भट्टी में बनाए गए थे और इनके आधार पर कई सम्राटों के शिलालेख अंकित हैं। यह अत्यंत दुर्लभ विरासत है। दाता की इच्छा का सम्मान करते हुए इनकी नीलामी बिना किसी न्यूनतम आरक्षित मूल्य के शुरू की जाएगी। इतना सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। सभी की निगाहें उन फूलदानों पर टिक गईं। केवल मैं पूरी तरह निश्चिंत बैठा रहा, क्योंकि यही वही जोड़ी थी जिसे मैं आज सुबह खुद यहाँ दान करके आया था। ये बात समझते ही शेनचिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, इतनी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई न्यूनतम कीमत ही नहीं रखी गई तो शायद इसकी असली कीमत ज्यादा नहीं होगी। यही मेरा मौका है। वह ठंडी हंसी हंसकर बोली, कुछ लोग भी अजीब होते हैं। अगर खरीदने की हैसियत ही नहीं है तो आखिर यहाँ करने क्या आए हैं? अब तो आखिरी सामान भी नीलामी में आ गया है, लेकिन तुमने अभी तक एक भी बोली नहीं लगाई। इतनी कंजूसी भी कोई करता है क्या? जेब से थोड़ा सा पैसा निकालने में भी जान निकल रही है। जब दान करने की नीयत ही नहीं थी तो इस चैरिटी ऑक्शन में आने की जरूरत क्या थी? सच में बड़ी हास्यास्पद बात है। शेनचिंग ने जानबूझकर ऊंची आवाज में यह बात कही ताकि वहां मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान हमारी तरफ चला जाए, लेकिन मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेरे लिए ऐसे लोगों से बहस करना समय की बर्बादी था। मेरी चुप्पी देखकर शेनचिंग फिर व्यंग्य से मुस्कुराई। वह बोली, मैं 3 करोड़ 50 लाख युआन की बोली लगाती हूँ। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ तिरस्कार भरी मुस्कान फेंकी। आसपास बैठे सभी लोग तुरंत समझ गए कि मामला क्या है। ऐसी जगहों पर दुश्मनों का आमना सामना होना कोई नई बात नहीं थी, इसलिए कोई भी बीच में नहीं बोला। सब चुपचाप बैठकर तमाशा देखने लगे। शेनचिंग के उकसाने वाले चेहरे को देखकर मुझे बस बेबसी से हंसी आ गई। उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम विकल्प सक्रिय। प्रतिद्वंद्वी जानबूझकर कीमत बढ़ाकर होस्ट को शर्मिंदा करना चाहती है। विकल्प 1, उसे भारी नुकसान पहुंचाओ। इनाम 9 करोड़ 99 लाख 90 हजार युआन। विकल्प 2, अपनी ही वस्तु खुद खरीद लो। उपाधि
महामूर्ख, साथ में 10 लाख युआन का इनाम। ऐसे फैसलों में मैं कभी नरमी नहीं दिखाता था। मैं शांत स्वर में बोला, ठीक है, बोली लगाते हैं। डर किस बात का? मैं 4 करोड़ युआन की बोली लगाता हूं। मेरे बोली लगाते ही शेन चिंग के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। असल में उसके पास इतनी ऊंची बोली लगाने की क्षमता नहीं थी। वह तो सिर्फ मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करवाना चाहती थी। अब जब मैं उसके जाल में आ चुका था, वह मुझे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वह मुस्कुराकर बोली, लगता है थोड़ी हिम्मत तो है तुम में। मर्द कहलाते हो ना? मैं 4 करोड़ 50 लाख युआन की बोली लगाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए बोला, पक्का सोच लिया है? शेन चिंग ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बिल्कुल। अगर जेब खाली है तो चुपचाप हट जाओ। यहां अमीर बनने का नाटक मत करो। मैंने बिना भाव बदले कहा, 5 करोड़। मेरे फिर से बोली। बढ़ाते ही उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह बोली, हर बार सिर्फ 50 लाख बढ़ा रहे हो और खुद को गोल्डन सैंड्स होटल का मालिक कहते हो। जो तुम्हें नहीं जानते वे तो यही समझेंगे कि कोई भिखारी अमीर बनने का नाटक कर रहा है। आखिर तुम मर्द हो भी या नहीं? दिल खोलकर बोली लगाओ। इतना कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, 6 करोड़। मैंने पूरी शांति से उत्तर दिया, 7 करोड़ 75 लाख। मिस शेन, मेरी सलाह मानिए, अब यहीं रुक जाइए। इससे आगे कीमत बढ़ाना समझदारी नहीं होगी। मेरी बात सुनकर शेन चिंग और जोर से हंस पड़ी। उसे लगा मैं अब घबरा चुका हूं। वह आत्मविश्वास से बोली, मुझे पछताना किस बात का? जब से मैंने अपनी कंपनी शुरू की है, मैंने खूब पैसा कमाया है। तुम्हारी तरह हर समय पैसों से चिपक कर नहीं बैठी रहती। अगर जेब में पैसे कम हैं, तो मुझसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए इतना पैसा डुबोना ठीक नहीं होगा। क्या कहते हो? मैं 8 करोड़ युआन की बोली लगाती हूँ। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल दंग रह गया। जिसके पास भी थोड़ी समझ थी, वह साफ देख सकता था कि शेन चिंग ने इस जोड़ी की कीमत उसकी असली कीमत से बहुत ऊपर पहुंचा दी थी। असल में वे सेलेडॉन फूलदान अधिक से अधिक 6 करोड़ युआन के थे। लेकिन शेन चिंग के चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। वह लगातार मुझे चुनौती भरी नजरों से देख रही थी। नीलामी में मौजूद लोग भी अब पूरी तरह उत्साहित हो चुके थे। वाह, क्या दिलदार महिला है। लड़के, अब हार मान लो। तुम इस मैडम का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने जानबूझकर थोड़ा झिझकने का अभिनय किया। फिर बोला, शेन चिंग, सच कहूं तो अब आगे बोली लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आखिर में भुगतान नहीं कर पाई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। 8 करोड़ 50 लाख यहीं खत्म करते हैं। इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। ऑनलाइन दर्शकों और आसपास के लोगों की लगातार तारीफ सुनकर शेन चिंग भीतर ही भीतर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह घमंड से बोली, अगर पैसे नहीं है तो साफ साफ कह दो। मैं तो समझती थी गोल्डन सैंड्स होटल का मालिक बहुत बड़ा अमीर होगा। मुझे लगा था तुम बड़े उदार और दानवीर इंसान हो, लेकिन लगता है तुम भी कोई खास नहीं निकले। 9 करोड़ युआन। मंच पर खड़ा संचालक भी अब अपनी उत्तेजना छिपा नहीं पा रहा था। भावुक होकर उसने कहा, इस युवा महिला की बोली वास्तव में अद्भुत है। ये उनकी समाज सेवा के प्रति गहरी भावना को दर्शाती है। इतनी कम उम्र में ऐसा उदार हृदय सचमुच काबिले तारीफ है। अब देखना होगा कि क्या ये सज्जन इससे भी ऊंची बोली लगाएंगे। मैंने भौहें सिकोड़ ली। चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये देखकर प्रोडक्शन टीम खुशी से झूम उठी। कुछ लोगों की तो राहत के आंसू निकलने वाले थे। आखिरकार इस आदमी पर दबाव काम कर गया। सच में आसान नहीं था। इस जिद्दी इंसान ने हमारे 3 परीक्षकों की हालत खराब कर दी। लगता है अब जाकर उसकी असली सच्चाई सामने आएगी। भगवान आखिर हमारी सुन ही रहे हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं धीरे धीरे अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। हल्की सी सांस छोड़ते हुए मैंने पूरे सम्मान के साथ शेन चिंग की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर ताली बजाई। बॉस शेन, आपका यह संकल्प सचमुच काबिले तारीफ है। दान के लिए आपकी उदारता देखकर मैं दिल से प्रभावित हूँ। सच बताऊं, आज की इस अंतिम नीलामी की वस्तु, इसे आज सुबह मैं ही यहाँ दान करके गया था। मैंने इसे विदेशी नीलामी से 5 करोड़ युआन देकर खरीदा था। मेरा इरादा था कि चैरिटी के लिए मैं इसे फिर से और ऊंची कीमत देकर खरीद लूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मिस शेन लगातार मेरे साथ बोली बढ़ाती जाएंगी। लगता है उन्हें सचमुच यह फूलदानों की जोड़ी बहुत पसंद आ गई है। ऐसी स्थिति में मैं उनसे यह चीज छीनना नहीं चाहता। ये फूलदान अब आपके हुए मिस शेन। ये सुनते ही शेन चिंग जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? मैं तो पूरी तरह बेवकूफ बन गई। अब तो अपनी पूरी कंपनी बेच दूं तब भी इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगी। नहीं, मैं किसी भी हालत में इसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी।